Hello students, welcome to you in Prince Education Hub Seeker. This is your science period. Today we have start chapter number 18. Name is Indian Scientist Biography and Achievement. तो आज हम बेटा एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, इंडियन साइंटिस्ट. तो आज हम इंडियन साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे पास जो इंडियन साइंटिस्ट थे, चाहे वो मॉडर्न के हों चाहे वो एंशिएंट टाइम्स के हों, ठीक है, उनकी बायोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, कुछ साइंटिस्ट की, और उनकी अचीवमेंट्स के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे. इंडियन साइंटिस्ट की बायोग्राफी और अचीवमेंट को पढ़ने से पहले हम फर्स्टली डिस्कस करते हैं टू टाइप की साइंस के बारे में, ठीक है. एक होता है हमारे पास बेसिक साइंस और एक होता है अप्लाइड साइंस, ठीक है. बेसिक साइंस की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन इसकी क्या है, समझ ध्यान से. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेसिक साइंस? बेसिक साइंस लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड इंफॉर्मेशन. जो हमारे पास बेसिक साइंस होती है बेटा, वो मेनली लीड करती है किसको, किसी चीज़ की डेवलपमेंट को या साइंटिफिक थिंकिंग को, या हम किसी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग करना या किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन गेटिंग करना, उसके बारे में जो भी काम करती है वो हमारे पास कौन सी करती है बेटा, बेसिक साइंस. तो बेसिक साइंस नॉर्मली कहेंगे जैसे मान लो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर या किसी भी हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है उसके ऊपर डिस्कवरी कर रहे हैं, उसके बारे में नॉलेज ले रहे हैं, ठीक है. धीरे धीरे हम उसका कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकालेंगे अपनी थिंकिंग से, इंफॉर्मेशन से और अंडरस्टैंडिंग से. तो वो हमारे पास क्या होगी बेटा, बेसिक साइंस होगी, ठीक है. उसके बाद आती है हमारे पास दूसरा जो टाइप है इसका, अप्लाइड साइंस. अप्लाइड साइंस क्या होती है, सुनो ध्यान से. अप्लाइड साइंस को हम कहते हैं क्वालिटेटिव इफेक्ट, ठीक है. क्वालिटेटिव साइंस होती है ये. क्वालिटेटिव मीन्स मान लो कि जो बेसिक साइंस से हमें कुछ ना कुछ लिया है, ठीक है, अब उसको किसी ना किसी चीज़ के ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है. मान लो कि जो हमने डिस्कवरी की है, ठीक है, उसको किसी ना किसी वे में हमने क्या करना है, अप्लाई करना है. वो हमारे पास क्या होती है बेटा, अप्लाइड साइंस होती है. और जो अप्लाइड साइंस होती है वो हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी लेवल होती है उसके ऊपर इफेक्ट डालती है. कैसे? मान लो कि कुछ ना कुछ हम जो चीज़ क्या कर रहे हैं, डिस्कवरी कर रहे हैं किसी ना किसी चीज़ की, ठीक है. आजकल देखा जाए तो ईयर टू ईयर क्या हो रहा है, पहले हमारे पास क्या थे, बिल्कुल सिंपल फ़ोन थे, फिर धीरे धीरे स्मार्टफोन आने लग गए, ठीक है. तो धीरे धीरे क्या हो रही है, डिस्कवरी हो रही है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो रहा है, जैसे जैसे हमारे पास डिस्कवरी हो रही है वैसे वैसे हमारे पास जो इकोनॉमी लेवल है किसी भी कंट्री का, उसके अंदर क्या आ रहा है, सुधार आ रहा है, ठीक है. तो हमारे पास बेसिक साइंस और अप्लाइड साइंस के बारे में आपको पता लग गया है. अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंडियन साइंटिस्ट के बारे में कि इंडियन साइंटिस्ट कौन कौन से हैं, उनकी बायोग्राफी क्या थी और उन्होंने किस फील्ड के अंदर, साइंस की किस फील्ड के अंदर अचीवमेंट हासिल की, ठीक है. तो वन बाय वन उनके बारे में डिस्कस करते हैं. फर्स्ट हमारे पास इंडियन साइंटिस्ट हैं बेटा सुश्रुता, ठीक है. फर्स्ट जो इंडियन साइंटिस्ट हैं इनके बारे में, इनकी बायोग्राफी और अचीवमेंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे पास ये जो हमारे पास सुश्रुता जी थे, इनका जो जन्म हुआ था, सबसे पहले बोर्न कब हुआ था इनका, 600 BC में, ठीक है. फिर हम बात करते हैं कि ये हमारे पास वंशज थे किसके, विश्वामित्र जी के. ओके, सभी ने पढ़ा होगा ऋषि विश्वामित्र के बारे में, ठीक है. ये इनके वंशज थे. 600 BC के अंदर इनका क्या हुआ था, बोर्न हुआ था, ठीक है. और इनकी जो मेडिकल नॉलेज थी, मेडिकल की जो स्टडी की थी, इन्होंने कहाँ से की थी बेटा, धन्वंतरी आश्रम से, ठीक है. याद रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम के अंदर आ जाता है, ठीक है. धन्वंतरी आश्रम से क्या की थी इन्होंने, मेडिकल की स्टडी की थी, ठीक है. उसके बाद हमारे पास क्या थे, ये बेटा फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने हमें मेडिकल सर्जरी के बारे में बताया कि सर्जरी किस प्रकार से की जाती है, ठीक है. पूरे वर्ल्ड को सबसे पहले ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने बताया कि जो हमारे पास मेडिकल सर्जरी है वो किस तरह से होती है, ठीक है. उसके बाद हमारे पास क्या था, ये फर्स्ट हमारे पास सर्जन बने थे. एक चीज और है हमारे पास, ये फर्स्ट सर्जन बने थे जिन्होंने फर्स्ट बार क्या किया था बेटा, ऑपरेशन किया था, ठीक है. और वो ऑपरेशन जो था वो सक्सेसफुल रहा था किसके ऊपर, सर्जरी के ऊपर, ठीक है. इसलिए इनको क्या बोला जाता है बेटा, प्लास्टिक, फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी. ध्यान दे लेना, ये हमारे पास क्या थे बेटा, हमारे वर्ल्ड के फर्स्ट सर्जन थे जिन्होंने फर्स्ट जो ऑपरेशन किया था किसके ऊपर, सर्जरी के अंडर, ठीक है, वो सक्सेसफुल रहा था. इसलिए इनको क्या बोला जाता है बेटा, फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी. और इन्होंने अपने जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी हेल्प से ही सर्जरी की थी. उसके बाद हम करते हैं इसके बारे में कि जो हमारे पास क्या था, इन्होंने फर्स्ट बुक लिखी थी जिसका नाम क्या था,
सुश्रुता संहिता, ठीक है, याद रख लेना इसको। इनकी जो फर्स्ट बुक थी वो कौन सी थी बेटा? सुश्रुता संहिता। इस बुक के अंदर उन्होंने पूरा का पूरा बताया था कि सर्जरी का प्रोसेस कैसे होता है। इसका पूरी की पूरी डिटेल दे रखी थी कि हमारे पास जो सर्जरी में कौन कौन से हम इंस्ट्रूमेंट ले सकते हैं, किस तरह से सर्जरी कर सकते हैं, इस तरह का पूरी की पूरी जो नॉलेज थी मेडिकल साइंस के बारे में वो सुश्रुता संहिता के अंदर दे रखी थी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इसके अंदर, आपने ये जान लिया कि सुश्रुता जो संहिता थी हमारे पास, ये जो बुक थी बेटा किसके ऊपर थी? सर्जरी के ऊपर थी। ये जो बुक थी बाद में काफ़ी सारी लैंग्वेज के अंदर भी इनको ट्रांसलेशन किया गया था। ये बात भी आपने याद रख लेनी है कि जो हमारे पास सुश्रुता संहिता जो बुक थी बेटा, उसका जो ट्रांसलेशन था काफ़ी सारी लैंग्वेज के अंदर हुआ है। अरेबिक, ठीक है, जर्मन लैंग्वेज या फ्रेंच लैंग्वेज, उनके अंदर इनका क्या हुआ था बेटा? ट्रांसलेशन हुआ था, ठीक है। उसके बाद आपको पता है ये नाम आपने सुन रखा होगा बेटा, जोसेफ लिस्टर, ठीक है। जोसेफ लिस्टर का नाम सभी ने सुन रखा होगा। इन्होंने हमें बताया था कि जब हम किसी चीज़ की सर्जरी करते हैं, ठीक है, तो उससे पहले हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उनको क्या कर लेना चाहिए बेटा? अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर क्या हो जाते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं वो बेटा किल हो जाते हैं, ठीक है। तो जोसेफ लिस्टर ने हमें ये चीज़ बता रखी है कि जब हम सर्जरी करते हैं, ठीक है, तो हमें मेडिकल साइंस के अंदर सबसे पहले क्या करना चाहिए? जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं उनको क्या करना चाहिए बेटा? पहले अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो किल हो सकते हैं। लेकिन उससे भी पहले हमें इसके बारे में नॉलेज जो है सुश्रुता संहिता के अंदर मिल जाती है, क्योंकि जोसेफ लिस्टर से भी पहले हमें सुश्रुता ने क्या बताया था कि हमारे पास जो भी इंस्ट्रूमेंट मैं सर्जरी के अंदर यूज़ कर रहा हूँ उसको मैं पहले क्या करता था? वॉश करता था, क्योंकि उसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो किल हो जाते हैं। तो जोसेफ लिस्टर से भी पहले हमारे जो इंडियन साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया था कि जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उनको अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए, ओके। उसके बाद आप याद रख लेना, जो लीच होता है, लीच हमारे पास क्या है? आपने सुन रखा होगा काफ़ी लीच जो हमारे पास एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जिसका यूज़ पुराने समय के अंदर, एंशिएंट टाइम्स के अंदर ब्लड की क्लोटिंग के लिए किया जाता था, ठीक है। मान लो किसी पर्सन के अंदर ब्लड की क्लोटिंग अच्छे से नहीं हो रही तो उसको लीच दिया जाता था, जिसकी वजह से उसकी ब्लड की क्लोटिंग हो जाती थी, ठीक है। इसके बारे में भी किसने बताया था? सुश्रुता जी ने बताया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर प्लास्टिक सर्जरी के बारे में कि कौन कौन सी प्लास्टिक सर्जरी जो है सुश्रुता जी ने की थी। फर्स्ट बात करते हैं कि जो प्लास्टिक सर्जरी हमारे पास किस किस तरह का ऑपरेशन किया था? नोज के ऊपर, ईयर और लिप्स, ठीक है। इसकी बात होती है किसके अंदर? सुश्रुता संहिता के अंदर। सुश्रुता जो संहिता हमारे पास बुक है बेटा, उसके अंदर डिटेल में दे रखा है कि हम नोज की प्लास्टिक सर्जरी कैसे कर सकते हैं, लिप्स की प्लास्टिक सर्जरी कैसे कर सकते हैं, या हमारे पास जो ईयर होता है उसकी प्लास्टिक सर्जरी हम किस तरह से कर सकते हैं। ऐसा उसका पूरा प्रोसीजर हमारे पास सुश्रुता जो संहिता बुक है उसके अंदर दे रखा है, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको पहले बता रखा है कि इसलिए इनको क्या कहा जाता था बेटा? फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, क्योंकि इन्होंने जो बॉडी के जितने भी पार्ट्स है लगभग उनके ऊपर क्या की थी? प्लास्टिक सर्जरी की थी, इसलिए इनको फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी बोला जाता है, क्योंकि इनके जितने भी ऑपरेशन थे वो सक्सेसफुल रहे थे, ओके। उसके बाद प्लास्टिक सर्जरी में जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, तो कितने इंस्ट्रूमेंट यूज होते थे? 101 इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। प्लास्टिक सर्जरी में जो सुश्रुता थे 101 इंस्ट्रूमेंट यूज करते थे। उन इंस्ट्रूमेंट के नाम जो हैं वो भी इस बुक के अंदर दे रखे हैं। उस इंस्ट्रूमेंट के नाम के बारे में हम नहीं जानेंगे क्योंकि हम डिटेल स्टडी नहीं कर रहे, सिर्फ उसकी बायोग्राफी के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपने इतना याद रख लेना कि 101 इंस्ट्रूमेंट वो यूज किया करते थे अपने जब वो प्लास्टिक सर्जरी करते थे, ठीक है। उसके बाद में दो या तीन हमारे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो मेडिकल साइंस के अंदर अब भी यूज होते हैं, जैसे स्प्रिंग फोर्सेप्स, ठीक है। स्प्रिंग फोर्सेप्स का आज भी यूज होता है मेडिकल साइंस के अंदर, या टोंग्स का, ठीक है। टोंग्स का आज भी यूज होता है मेडिकल साइंस के अंदर इन इंस्ट्रूमेंट का, ओके। किसके लिए यूज होता है? स्टिचिंग के लिए या कटिंग के लिए। मान लो स्टिचिंग करनी है हमारी बॉडी पार्ट्स की, या हमारे बॉडी पार्ट को कट करना है, ठीक है, तो फोर्सेप और जो टंग्स हैं हमारे पास इंस्ट्रूमेंट उस समय यूज किया करते थे, आज भी उनका यूज हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास इसके अंदर और चीज क्या है? सुश्रुता जी ने यह भी कहा था कि हमारे पास
हमारी हॉस्पिटल या हमारा जो क्लिनिक होता है उसको हमेशा क्लीन करके रखना चाहिए। उस टाइम पे भी ये बात होती थी कि ये जो हमारा हॉस्पिटल है या जो हमारा क्लिनिक है वो अगर क्लीन रहेगा तो हमारा जो पूरा का पूरा एनवायरनमेंट है वो हेल्दी रह सकता है, ठीक है। तो उस टाइम में भी इतनी नॉलेज थी उनके पास जितनी हमारे आज के टाइम में है, ठीक है। उसके बाद में जानते हैं कि इनका कैलकुलेशन क्या था। हमारे पास जो पूरा का पूरा हमने टॉपिक पढ़ा है बायोग्राफी के बारे में या जो अचीवमेंट हासिल किया सुश्रिता जी ने, तो इनका कंक्लूजन क्या निकलता है कि जो हमारे इंडियन साइंटिस्ट थे, जो हमारे इंडियन साइंटिस्ट थे एंशियंट टाइम्स के, उनके अंदर बेटा इतनी नॉलेज थी कि उन्होंने पहले से ही हमें बता रखा था कि इस तरह से हम इन इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके प्लास्टिक सर्जरी या ये चीज़ें कर सकते हैं जो हाँ आज हम अभी कर रहे हैं। तो उस टाइम पे भी हमारे जो इंडियन साइंटिस्ट थे उनके अंदर इतनी नॉलेज थी, ठीक है, जो आजकल के हमारे साइंटिस्ट के अंदर है, ठीक है। तो हमारे पास कंक्लूजन ये निकलता है कि हमारे जो सुश्रुता जी थे वो एक फेमस इंडियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्लास्टिक सर्जरी के बारे में सबसे पहले किसको बताया बेटा, वर्ड्स को बताया कि प्लास्टिक सर्जरी जो है वो किस तरह से की जाती है और वो प्लास्टिक सर्जरी के अंदर क्या हो गए थे, उसका ऑपरेशन करने में सक्सेसफुल हो गए थे। ये था हमारे पास बायोग्राफी बेटा किसके बारे में, सुश्रिता जी के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास बेटा इंडियन साइंटिस्ट हैं चरक, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास इंडियन साइंटिस्ट हैं उनका नाम क्या है, चरक है। इनकी बायोग्राफी और अचीवमेंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये हमारे एंशियंट टाइम्स के साइंटिस्ट हैं, ठीक है। पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारे पास चरक हैं उनका जो हमारे पास ऑक्यूपेशन है वो क्या है। वो एक ग्रेट टीचर थे। सबसे पहले ये आपने याद रख लेना है कि हमारे पास जो चरक थे बेटा वो एक क्या थे, ग्रेट टीचर थे। और ग्रेट टीचर के साथ साथ वो क्या थे बेटा, डॉक्टर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन, ठीक है। डॉक्टर थे किसके, आयुर्वेदिक मेडिसिन के। आपने दो चीजें याद रख लेनी है। जो हमारे पास चरक थे बेटा, एक तो ग्रेट टीचर थे और दूसरा हमारे पास क्या थे, डॉक्टर थे किसके, आयुर्वेदिक मेडिसिन के। अब इन्होंने किस चीज के बारे में हमें बताया, मेडिकल, जो मेडिकल नॉलेज है, कौन कौन सी मेडिकल नॉलेज के बारे में हमें चरक ने बताया। तो याद रख लेना, सबसे पहले डाइजेशन के बारे में बताया कि डाइजेशन में जो प्रोसेस है वो कैसे होता है। तो सबसे पहले हमें चरक ने ही बताया था कि जो हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन प्रोसेस है वो कैसे होता है, मेटाबॉलिज्म कैसे होता है और क्या होता है, और बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है वो क्या होती है और कैसे होती है। ये सबसे पहले हमने चरक ने बताया था, ठीक है, जो हमारे इंडियन साइंटिस्ट थे, ओके। फिर उसके बारे में बात करते हैं। हमारे पास ये तो हमारे पास ये हो गया। अब बॉडी के अंदर हमारा जो बॉडी फंक्शन करती है, आपको पता है हमारी बॉडी फंक्शन करती है, ठीक है। और आपको पता है कि बॉडी की फंक्शनिंग की वजह से हमारे पास क्या होती है, बॉडी हेल्दी रहती है। तो हमारी बॉडी के अंदर ऐसा क्या होता है जिसके कारण हमारी बॉडी फंक्शन करती है, उसका मेन रीजन बताया था किसने, चरक ने। तो बॉडी कैसे फंक्शन करती है, तो बॉडी के अंदर फंक्शन कैसे होता है, सबसे पहले मोमेंटम होती है बॉडी के अंदर, ठीक है। फिर ट्रांसफॉर्मेशन होता है किसी ना किसी चीज का, लुब्रिकेशन होता है हमारी बॉडी के अंदर, और साथ के साथ स्टेबिलिटी, ओके। तो मोमेंटम, ट्रांसफॉर्मेशन, लुब्रिकेशन और स्टेबिलिटी, इन चार की वजह से हमारे पास क्या होता है, हमारी बॉडी क्या करती है बेटा, अच्छे से वर्क करती है, ठीक है। तो हमारी जो बॉडी है फंक्शन अच्छे से किस चार मेन रीजन के कारण करती है, मोमेंटम होती है हमारी बॉडी के अंदर किसी ना किसी चीज की, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, प्लस लुब्रिकेशन होता है, और साथ के साथ क्या होता है, स्टेबिलिटी होती है। इन चार फंक्शन की वजह से हमारी बॉडी अच्छे से हेल्दी रहती है। अगर मान लो कि इसके अंदर एक भी जो फंक्शन है वो क्या हो जाए, डिसऑर्डर में चला जाए, जैसे मान लो कि मोमेंटम नहीं हो रही हमारी बॉडी के अंदर किसी ना किसी सब्सटेंस की, या ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा, या लुब्रिकेशन नहीं हो रहा, या स्टेबिलिटी नहीं हो रही, इसमें से एक भी फंक्शन अगर क्या हो जाए, हमारे पास गायब हो जाए या डिसऑर्डर हो जाए, तो हमारी बॉडी क्या होती है बेटा, डिसीजेस हो सकता है हमारी बॉडी को। तो उनका मानना क्या था कि चरक का मानना था कि हमारे पास जो बॉडी प्रॉपर वे में फंक्शनिंग करती है वो किसकी वजह से करती है, हमारी बॉडी के अंदर मोमेंटम होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, लुब्रिकेशन होता है, और साथ के साथ स्टेबिलिटी होती है। अगर इनमें से एक भी हमारे पास फंक्शन क्या होगा, डिसऑर्डर में चला गया, तो हमारे पास क्या होगा बेटा, हमारी जो बॉडी है उसको डिसीजेज हो सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास चरक ने कौन सी बुक लिखी थी, तो हमारे पास नाम क्या है, चरक संहिता, याद रख लेना। हमारे पास जो चरक ने आज से कम बहुत साल पहले, 20वीं सेंचुरी पहले जो बुक लिखी थी हमारे पास, उसका नाम क्या था, चरक संहिता। और ये जो बुक थी
वो हमारे पास किस में लिखी गई थी बेटा? संस्कृत के अंदर। ठीक है, मेन पॉइंट है हमारे पास चरक संहिता नाम बुक था। ठीक है, हमारे पास 20वीं सेंचुरी एगो लिखी गई थी, किसके अंदर, किस लैंग्वेज के अंदर? संस्कृत की लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि ये जो बुक है उसको उस बुक को 8 सेक्शन के अंदर डिवाइड किया गया था। ये जो चरक संहिता बुक थी हमारे पास, इसको 8 सेक्शन के अंदर डिवाइड किया गया था, और साथ के साथ हमारे पास इसका पोइट्री पार्ट भी था कुछ, और कुछ प्रोज पार्ट भी था। हमारे पास जो चरक संहिता बुक लिखी गई थी उसका कुछ ना कुछ हिस्सा हमारे पास पोइट्री के अंदर था, और कुछ ना कुछ हिस्सा जो था प्रोज पार्ट का था। आपको पता होगा पोइट्री और प्रोज क्या होती है, इंग्लिश में आपने सुना होगा इसके बारे में। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं कि इन्होंने किस किस चीज़ के बारे में डिस्कवरी की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जेनेटिक्स के बारे में। ठीक है, जेनेटिक्स के बारे में कुछ ना कुछ इन्होंने बताया था। मैंने आपको बताया था कि जो जेनेटिक्स है हमारे पास, वो जो टर्म आई थी सबसे पहले किसने दिया था? मैंने आपको बता रखा है कि जेनेटिक में एक्चुअली में जो हमारे पास जेनेटिक है, ठीक है, जो जेनेटिक चीज़ है, या मेंडल्स लॉ, ठीक है, मेंडल के लॉ के बारे में हमने चैप्टर नंबर 3 के अंदर डिस्कस किया था कि जेनेटिक के बारे में एक्चुअली में हमें किसने बताया था? मेंडल्स लॉ ने। ठीक है, आज से कुछ सेंचुरी पहले, लेकिन उससे भी पहले हमें चर्क ने बताया था किसके बारे में? जेनेटिक्स के बारे में। ओके, मेंडल से भी पहले हमारे पास किसने बताया था जेनेटिक्स के बारे में? चर्क ने। और हमारे पास जेनेटिक्स के बारे में बताया और उसके साथ जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में भी उसने बताया था। ओके, याद रख लेना, जेनेटिक्स के बारे में हमें सबसे पहले किसने बताया था? चर्क ने बताया था। और जो जेनेटिक के अंदर जो डिसऑर्डर होता है उसके बारे में भी हमें किसने बताया था? चर्क ने बताया था। अब जेनेटिक के अंदर क्या चीज़ बताई थी कि हमारे पास किसी भी जो बोर्न बेबी है हमारे पास, ठीक है, जो जाइगोट की फॉर्म में होता है हमारे पास बेबी, जब मेल और फीमेल पार्ट की फ्यूजन होती है, तो आपको पता होता है हमारे पास जब मेल और फीमेल पार्ट की फ्यूजन होती है तो वो जो हमारे पास क्या होता है, वो जो फॉर्मेशन बनती है वो किसकी फॉर्म में होती है? जाइगोट की फॉर्म में होती है। अब जो जाइगोट है वो मेल है या फीमेल है? ठीक है, इसके बारे में थोड़ी बहुत जो नॉलेज थी वो हमें किसने दी थी? चर्क ने दी थी। ठीक है, और जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है? सुनो ध्यान से, कि हमारे पास मान लो कि जो एक नया इंडिविजुअल पैदा हो रहा है, जिसकी प्रोडक्शन हो रही है, उसके अंदर कुछ ना कुछ वीकनेस है या उसके अंदर कुछ ना कुछ कमी है, तो वो किसकी वजह से हो सकती हैं? उसके पेरेंट की वजह से हो सकती हैं, या तो मदर की वजह से या फादर की वजह से। ठीक है, कि जो नया इंडिविजुअल पैदा हो रहा है उसके अंदर कुछ ना कुछ कमी है हमारे पास, वो किसकी वजह से है? उसके पेरेंट्स की वजह से हो सकती हैं। ऐसा कहा था किसने? चर्क ने। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे पास जो चर्क थे एक फिजिशियन भी थे। याद रख लेना, हमारे पास जो चर्क थे वो एक क्या थे बेटा? फिजिशियन भी थे। फिजिशियन किससे थे? क्योंकि उन्होंने बताया कि जो हमारे पास हार्ट होता है, जो हमारे पास हार्ट होता है वो हमारी पूरी की पूरी बॉडी को क्या करता है बेटा? कंट्रोल में रखता है। ठीक है, तो हमारे पास चर्क ने क्या बताया था कि जो हमारे पास हार्ट होता है वो हमारी पूरी की पूरी बॉडी को क्या करता है बेटा? कंट्रोल में रखता है, इसलिए उनको क्या बोला जाता है? फिजिशियन भी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं कि जो चर्क संहिता हमारे पास बुक थी उसके अंदर काफ़ी कुछ लिख रखा था। मैंने आपको बता रखा है कि उसके अंदर रूल्स गाइडलाइंस दे रखे थे कि अगर किसी पर्सन को डॉक्टर बनना है तो उसके लिए क्या क्या रूल्स गाइडलाइंस होनी चाहिए, ऐसा चर्क संहिता के अंदर लिख रखा था। ठीक है, तो चर्क संहिता के अंदर क्या दे रखा था? रूल्स दे रखे थे कि डॉक्टर बनना है तो क्या रूल्स होने चाहिए, गाइडलाइंस दे रखी थी कि किस तरह से डॉक्टर बना जा सकता है। ठीक है, और डॉक्टर को क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि डॉक्टर को अपने पेशेंट से क्या नहीं रखनी चाहिए? एनिमिटी नहीं रखनी चाहिए। एनिमिटी मीन्स शत्रुता नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, उससे प्रेम प्यार से भाव से रहना चाहिए, उसके अंदर एनिमिटी नहीं होनी चाहिए किसी भी डॉक्टर के अंदर। सबसे पहले ये हमारे पास रूल था। दूसरा रूल हमारे पास ये था कि जो पेशेंट की इंफॉर्मेशन है कि पेशेंट को क्या हुआ है, किस तरह की बीमारी है, आसपास के एरिया के अंदर नहीं फैलनी चाहिए, सिर्फ उसके रिलेटिव को फैल सकती है। ठीक है, बता सकते हैं हम, ठीक है, रिलेटिव को बता सकते हैं, लेकिन पेशेंट की जो बीमारी है, जो डिसीजेज है उसको हो चुकी, वो किसी अदर पर्सन को नहीं पता लगनी चाहिए। ऐसा डॉक्टर के रूल्स जो थे हमारे पास चर्क संहिता के अंदर दे रखे थे कि जो डॉक्टर में क्वालिटी होनी चाहिए वो इस तरह से होनी चाहिए। डॉक्टर
किसी भी पेशेंट का शत्रु नहीं होना चाहिए या एनिमिटी नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो डॉक्टर हमारे पास होता है उसको हमारे पास क्या होना चाहिए, जितनी भी पेशेंट की जो डिसीजेस की इंफॉर्मेशन है वो किसी दूसरे को ना दे। ऐसा कुछ गाइडलाइंस के बारे में चरक संहिता के अंदर लिख रखा था। ठीक है, उसके बाद में क्या आता है कि जो डॉक्टर है वो बेटा क्या होना चाहिए, विजिलेंट होना चाहिए। ठीक है, डॉक्टर क्या होना चाहिए, विजिलेंट होना चाहिए। उसको अपने प्रोफेशन के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि एक अच्छा डॉक्टर वही होगा जिसको अपने प्रोफेशन के बारे में क्या होगी, पूरी नॉलेज होगी। चाहे वो किसी भी मेडिकल साइंस के अंदर, चाहे सर्जरी का हो, चाहे किसी भी चीज़ का हो, तो उसको उसके प्रोफेशन के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, विजिलेंट होना चाहिए। ओके, उसके बाद में बात करते हैं कि जो चरक है उनका नाम चरक ही क्यों पड़ा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो चरक का एक्चुअल में मीनिंग होता है वो होता है टू वॉक, चलते रहना। चरक जो थे हमारे पास, इनका नाम चरक क्यों पड़ा, सुनो ध्यान से। इसके पीछे ये रीज़न है कि अगर मान लो कि किसी चीज़ की डिसीजेज है, मान लो किसी पर्सन को कोई डिसीजेज है, तो उसकी डिस्कवरी के लिए ये दूर दूर तक चले जाते थे कि इस पर्सन को कैसे ठीक किया जा सके। उसकी नॉलेज लेने के लिए ये दूर दूर तक चले जाते थे किसी ना किसी चीज़ को खोजने के लिए। ठीक है, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है बेटा, चरक कहा जाता है। चरक का मीनिंग होता है टू वॉक, चलते रहना, चलते रहना। ठीक है, तो किसी ना किसी डिसीजेस को खोजने के लिए या किसी बीमारी की डिस्कवरी करने के लिए ये दूर दूर तक चले जाते थे नॉलेज लेने के लिए, इसलिए इनको बोला जाता था चरक। ये हमारे पास था बेटा इंडियन साइंटिस्ट में सेकंड नंबर चरक के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास साइंटिस्ट हैं बेटा, इंडियन साइंटिस्ट हैं सीवी रमन। ठीक है, सीवी रमन, इनका जो हमारे पास फुल नेम था वो क्या था, चंद्रशेखर वेक्टर रमन। ठीक है, क्या नाम था फुल नेम, चंद्रशेखर वेक्ट रमन। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था बेटा 7 नवंबर 1888 के अंदर हुआ था इन दी सिटी ऑफ तमिलनाडु। उस सिटी का नाम क्या था बेटा, तिरुचिरापल्ली। ठीक है, नाम क्या था, तिरुचिरापल्ली, जिसके अंदर इनका क्या हुआ था बेटा, जन्म हुआ था सिटी ऑफ तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बात करते हैं इनके जो फादर थे उनका नेम क्या था बेटा, आर चंद्रशेखर अय्यर, एंड माता का नाम क्या था, पार्वती अमल। ठीक है, फादर नेम इज आर चंद्रशेखर अय्यर एंड मदर नेम इज पार्वती अमल। ठीक है, और इनके जो फादर थे बेटा वो फिजिक्स के क्या थे बेटा, प्रोफेसर थे। किस कॉलेज के अंदर, वोल्टेयर कॉलेज के अंदर। याद रख लेना आपने कि इनके जो फादर थे बेटा वो फिजिक्स के क्या थे, प्रोफेसर थे वोल्टेयर कॉलेज के अंदर। और वहीं से इन्होंने क्या किया, अपनी जो स्टडी थी वोल्टेयर कॉलेज से ही की। ठीक है, तो यहाँ पे एक हमारे पास क्या है फैक्ट, जो हमारे पास जिस कॉलेज के अंदर इनके फादर पढ़ाया करते थे उसी कॉलेज के अंदर इन्होंने आगे स्टडी फर्दर स्टार्ट की। तो वोल्टेयर कॉलेज से इन्होंने फर्स्ट डिवीजन में हमारे पास क्या किया था, एमएससी फिजिक्स पास की थी। ओके, तो वोल्टेयर कॉलेज से फर्स्ट डिवीजन के अंदर ही इन्होंने एमएससी जो फिजिक्स थी वो 19 ईयर के अंदर ही क्या कर ली थी, पास कर ली थी 1897 के अंदर। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास क्या है बेटा, ध्यान दे लेना, वोल्टेयर कॉलेज था। ठीक है, हमारे पास जिनके अंदर इनके जो फादर थे वो स्टडी करवाया करते थे, उनके अंदर ही इन्होंने अपना क्या लिया, एडमिशन लिया, और वहीं से ही फर्स्ट डिवीजन के अंदर एमएससी फिजिक्स 19 ईयर की एज के अंदर 1897 के अंदर पास्ड हुए। उसके बाद हम बात करते हैं, क्योंकि इनका जो फील्ड था वो क्या था बेटा, साइंस था, लेकिन इन्होंने और अदर फील्ड के अंदर भी क्या किया, वर्क किया, और अदर फील्ड के भी इन्होंने कंपटीशन एग्जाम दिए। ठीक है, साइंस फील्ड के अलावा काफ़ी सारे ऐसे अदर कंपटीशन एग्जाम थे जो इन्होंने दिए और उनके अंदर ये सक्सेसफुल हो गए। जैसे इकोनॉमिक्स का इन्होंने कंपटीशन एग्जाम दिया, साथ के साथ हिस्ट्री का, सिविक्स का और ज्योग्राफी का। तो रमन ने साइंस फील्ड के अलावा अदर जो हमारे पास कंपटीशन एग्जाम होते थे उनके भी एग्जाम दिए, और इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी के अंदर ये क्या हुए, सक्सेसफुल हुए। ठीक है, उसके बाद ये डिप्टी जनरल अकाउंटेंट बने, किसके अंदर, इन्हें फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। याद रख लेना, ये डिप्टी जनरल अकाउंटेंट बने थे इन दी फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो इनको डिप्टी जनरल अकाउंटेंट बनाया गया। नेक्स्ट हमारे पास बात करते हैं कि हमारे पास इन्होंने किस किस तरह की डिस्कवरी की, उसके बारे में हम जानते हैं इसके अंदर। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने साउंड की प्रॉपर्टीज के बारे में बताया। जैसे कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो, लाइक वीणा, तबला,
ठीक है, या फ्लूट हो, वॉयलेट हो, तो उनकी साउंड की प्रॉपर्टी के बारे में इन्होंने बताया कि जो साउंड होता है उनके अंदर कैसे फ्लो करता है। जैसे आपने देखा होगा वॉयलेट होता है या फ्लूट होती है या तबला होता है या हारमोनियम होता है, उनके अंदर साउंड क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट वे में क्या होता है, फाउंड होता है। तबले के अंदर अलग तरह से साउंड आता है, या वीणा के अंदर अलग तरह से साउंड आता है, या हारमोनियम के अंदर अलग तरह से साउंड आता है। तो जो साउंड की प्रॉपर्टीज थी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट की, उसके बारे में बताया किसने, हमें सीवी रमन ने। उसके बाद हम बात करते हैं इन्होंने क्या किया, क्योंकि ये डिप्टी जनरल अकाउंटेंट थे किसके अंदर, फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर, तो वहां पे इनकी जो रुचि थी बेटा, इनका जो इंटरेस्ट था वो किस में था, साइंस के अंदर था। लेकिन उस डिपार्टमेंट में रहते हुए इनका जो काम में हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट नहीं लग रहा था, ठीक है। उस काम में, जनरल अकाउंटेंट के काम में इनका कोई इंटरेस्ट नहीं था। इन्होंने क्या किया, उनका जो हमारे पास क्या होता है त्याग पत्र, जो हमारे पास त्याग पत्र होता है, इन्होंने 1917 के अंदर दे दिया, ठीक है। डिप्टी जनरल अकाउंटेंट जो होते ये फाइनेंस किसके अंदर, डिपार्टमेंट के अंदर, वहां से इन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया, रिजाइन लेटर दे दिया 1917 के अंदर। उसके बाद ये यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता के क्या बन गए बेटा, फिजिक्स के प्रोफेसर बन गए, क्योंकि इनका जो इंटरेस्ट था वो किसमें था, साइंस की फील्ड के अंदर था, जिसकी वजह से इन्होंने कोलकाता की यूनिवर्सिटी के अंदर क्या बन गए, प्रोफेसर बन गए। और इन्होंने रिजाइन दे दिया किस कौन सी नौकरी से बेटा, डिप्टी जनरल अकाउंटेंट की नौकरी से इन्होंने अपना रिजाइन दे दिया, क्योंकि वहां पे इनका मन नहीं लग रहा था। उसके बाद बात करते हैं बेटा, इन्होंने रमन की जो डिस्कवरी की थी कोलकाता यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर रहते हुए की थी, और इनका जो वर्क कंप्लीट हुआ था रमन इफेक्ट के ऊपर वो 1928 के ऊपर हुआ था। याद रख लेना कि जो रमन इफेक्ट है, जब ये कोलकाता यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर थे तभी उन्होंने इनकी डिस्कवरी की थी, और 1928 के अंदर इनका जो कंप्लीट प्रोसेस था किसका, रमन इफेक्ट का, उन्होंने तब पूरा कर लिया था, ठीक है। और ये जो रमन इफेक्ट है ये है क्या, सुनो ध्यान से, रमन इफेक्ट को रमन स्कैटरिंग भी बोलते हैं। अब रमन स्कैटरिंग का मीनिंग क्या होता है कि जब हमारे पास लाइट किसी भी मीडियम में पास करती है, कौन सा मीडियम, हमारे पास लिक्विड मीडियम है, ठीक है, कि जब हमारे पास लाइट लिक्विड मीडियम में पास करती है तो लाइट जो है हमारे पास कैसे बिहेव करती है। आपको पता होगा जब लाइट हमारे पास लिक्विड या वाटर के अंदर पास करेगी तो उसका पाथ क्या होगा, चेंज होगा, उसके अंदर स्कैटरिंग आएगी, और उसी स्कैटरिंग को बोलते हैं रमन स्कैटरिंग। मतलब जब भी लाइट किसी मीडियम में लाइक लिक्विड मीडियम में पास होगी तो हमारे पास क्या होता है, लाइट अपना पाथ क्या कर लेती है बेटा, चेंज कर लेती है, तो उसी को बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट या रमन स्कैटरिंग। इसलिए हम इस जो वर्क का नाम है, रमन इफेक्ट का नाम हम रमन स्कैटरिंग भी बोलते हैं। तो इन्होंने लाइट के बिहेवियर के बारे में बताया कि जब लाइट हमारे पास किसी लिक्विड मीडियम में से पास होती है तो उसके साथ क्या क्या चेंजेस हो सकती हैं और लाइट कैसे बिहेव करती है। ओके, अब ये जो डिस्कवरी की थी इन्होंने, जो इंस्ट्रूमेंट लिए थे, जो फैसिलिटी ली थी, उनका जो खर्चा आया था वो कितना आया था बेटा, 200 रुपीज से भी कम आया था। तो यहाँ पे याद रख लेना है कि जिस तरह के इन्होंने इंस्ट्रूमेंट लिए थे रमन इफेक्ट को खोजने में, तो 200 रुपीज से भी कम का खर्चा आया था इस तरह की डिस्कवरी को करने के लिए। तो जो रमन इफेक्ट या रमन स्कैटरिंग की थी उसके ऊपर खर्चा जो आया था बेटा 200 रुपीज से भी कम का आया था। उसके बाद हम बात करते हैं, इनको गवर्नमेंट जो हमारे पास इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने नेशनल प्रोफेसर बना दिया था, कब, 1949 के अंदर। याद रख लेना है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारे पास कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हमारे पास जो सीवी रमन थे उनको नेशनल प्रोफेसर हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब बनाया था, तो 1949 के अंदर, ठीक है। उसके बाद इनको 1954 के अंदर भारत रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। ओके, ये भी आपने याद रख लेना कि 1954 के अंदर भारत रत्न अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। उसके बाद हम बात करते हैं, एक और हमारे पास अवार्ड आता है जिसका नाम क्या है, लेनिन पीस। लेनिन पीस अवार्ड जो है हमारे पास वो कब मिलता है, सुनो ध्यान से, कि जब हम अपना साइंटिफिक वर्क बहुत ही पीसफुल करते हैं, ठीक है, और हमारी कंट्री के अलावा किसी दूसरी कंट्री को भी इसका फायदा होता है, तब हमें ये अवार्ड मिलता है। उसका नाम है लेनिन पीस अवार्ड, और ये इनको लेनिन पीस अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, ठीक है, क्योंकि इन्होंने अपना जो साइंटिफिक वर्क किया था बेटा बहुत ही पीसफुल किया था और अदर कंट्री को भी इसका फायदा हुआ, इसलिए इनको लेनिन पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है।
उसके बाद में बात करते हैं कि इन्होंने किसके बारे में और बताया, कि जैसे हम बात करते थे रमन स्कैटरिंग के बारे में बताया या रमन इफेक्ट के बारे में बताया, या हम बात करते हैं साउंड की प्रॉपर्टीज के बारे में बताया कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर हमारे पास साउंड की प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक है, अब एक और डिस्कवरी की थी इन्होंने कि हमारे पास जो ब्लू कलर होता है स्काई का या सी का, स्काई और सी का जो ब्लू कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, इसके बारे में भी सबसे पहले किसने बताया था, हमें सीवी रमन ने ही बताया था। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने डिटेल स्टडी की थी किसके ऊपर, सॉलिड, लिक्विड और गैस के ऊपर। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस की जो प्रॉपर्टीज थी उनके बारे में डिटेल स्टडी में सीवी रमन ने हमें बताया था। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं कि काफ़ी सारी डिस्कवरी ऐसी है जैसे मैग्नेटिक फील्ड सर्जरी, एक्सरे स्ट्रक्चर। ठीक है, इनके बारे में भी किसने बताया था हमें बेटा, सबसे पहले सीवी रमन ने ही बताया था। उसके बाद हम बात करते हैं 20 नवंबर 1970 के अंदर ये डाइड हो चुके थे। ठीक है, कब इनका जो डाइड हुआ था वो कब हुआ था, 20 नवंबर 1970 के अंदर। ठीक है, अब इनके ऑनर में, इनके रिस्पेक्ट में हर साल बेटा 20 फरवरी को हम क्या मनाते हैं बेटा, साइंस डे सेलिब्रेट करते हैं। तो इनके रिस्पेक्ट में, इनके ऑनर में, क्योंकि इन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है साइंस की फील्ड में, हमारे इंडियन कल्चर को या हमारी इंडियन जो भी हमारे पास इंडिया है, ठीक है, उसको बहुत सारा इन्होंने साइंस की फील्ड में बहुत सारा ऐसा वर्क दिया है जो हमारे को एक प्राउड फील करवाता है। इनके ऑनर में या इनके रिस्पेक्ट में हम क्या मनाते हैं बेटा, 20 फरवरी को साइंस डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, ये तो थे हमारे पास बेटा सीवी रमन के बारे में। ठीक है, सीवी रमन के बारे में सबसे पहले क्या था, सुनो ध्यान से दोबारा से, कि सीवी रमन जो थे उनका नाम क्या था, फुल चंद्रशेखर वेंकटम रमन। ठीक है, इनका जन्म क्या हुआ था 1888 के अंदर। ठीक है, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, इनके फादर का नाम क्या था, आर चंद्रशेखर अय्यर, माता का नाम क्या था, पार्वती अमल। ठीक है, इनके फादर क्या थे, फिजिक्स के क्या थे हमारे पास, प्रोफेसर थे। इन्होंने फर्स्ट डिवीजन से एमएससी जो पास की थी वो कहाँ से की थी, अपने फादर के कॉलेज से की थी जिसका नाम क्या था, वोल्टेयर कॉलेज। उसके बाद में बात करते हैं कि इन्होंने कंपटीशन एग्जाम दिए किसी अदर फील्ड के साइंस के अलावा, जैसे लाइक इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी, और उसके साथ साथ इनको फिर बाद में डिप्टी जनरल अकाउंटेंट बनाया गया। ठीक है, किसके अंदर, फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर ऑफ द इंडिया। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, इन्होंने काफ़ी सारी डिस्कवरी की, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में साउंड की प्रॉपर्टीज के बारे में बताया, साथ ही साथ हम बात करते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टीज के बारे में बताया। फिर ब्लू कलर जो होता है स्काई का या सी का वो क्यों होता है, मैग्नेटिक फील्ड सर्जरी के बारे में बताया, साथ के साथ एक्सरे स्ट्रक्चर के बारे में भी इन्होंने हमें थोड़ा बहुत नॉलेज दी। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं रमन स्कैटरिंग या रमन इफेक्ट की, कि रमन इफेक्ट जो रमन स्कैटरिंग था वो 1928 के अंदर इन्होंने कंप्लीट किया था। और रमन स्कैटरिंग या रमन इफेक्ट होता क्या है कि जब भी हमारे पास लाइट किसी लिक्विड मीडियम से पास करती है तो वो एक अलग से बिहेव शो करती है, इसलिए इसको बोलते हैं रमन स्कैटरिंग या रमन इफेक्ट। नेक्स्ट साइंटिस्ट नेम इज डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। तो हमने कल भी बेटा 3 साइंटिस्ट के बारे में डिस्कस किया था। फर्स्ट हमारे पास कौन से थे बेटा, जिनके बारे में हमने डिस्कस किया था, सुश्रुता। सेकंड हमारे पास कौन से थे, चरक। और थर्ड हमारे पास कौन से थे, सीवी रमन। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक और इंडियन साइंटिस्ट के बारे में जिनका नाम क्या है बेटा, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। ठीक है, तो डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा की बायोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे और इन्होंने क्या क्या अचीवमेंट की उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो फर्स्ट हमारे पास क्या है, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा क्या है, एक साइंटिस्ट हैं। ओके, सबसे पहले ये बात आपने देखनी है कि जो डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा हैं वो एक क्या है बेटा, साइंटिस्ट हैं। दूसरा, साइंटिस्ट होने के साथ साथ वो क्या थे बेटा, एक एडमिनिस्ट्रेटर थे। याद रख लेना, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा साइंटिस्ट होने के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटर भी थे और प्लस आर्ट लवर भी थे। ओके, याद रख लेना, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा साइंटिस्ट होने के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटर भी थे बेटा और आर्ट लवर भी थे। और वो एक अच्छे पेंटर थे, हाई क्वालिटी की पेंटिंग बनाते थे वो। ओके, तो वो एक अच्छे क्या थे बेटा, पेंटर थे, हाई क्वालिटी की पेंटिंग बनाते थे। और उनकी जो पेंटिंग है आज भी हमारे पास जो ब्रिटिश आर्ट गैलरी है
वहां पे अभी भी मौजूद है, ठीक है, उन्होंने उनको सेव करके रखा हुआ है। तो जो डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा थे वो एक अच्छे पेंटर भी थे। उनकी जो बनाई हुई जो आर्ट गैलरीज हैं अभी भी ब्रिटिश के जो पीपल हैं उन्होंने संभाल के रखी हुई है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इनका बोर्न कहाँ पे हुआ था, ठीक है। तो इनका जन्म हमारे पास 13 अक्टूबर 1909, ठीक है, पारसी फैमिली के अंदर हुआ था, मुंबई के अंदर। ओके, फिर बात करते हैं इनकी जो स्टडी थी वो कहां से हुई बेटा। इनकी जो स्टडी थी वो हाई स्कूल से ही, कौन सा, कैथेड्रल जॉन कैनन हाई स्कूल। ओके, इनकी जो स्टडी थी वो कैथेड्रल जॉन कैनन हाई स्कूल से हुई। और इनका कॉलेज कौन सा था बेटा, एल्फिस्टोन कॉलेज से इन्होंने अपनी स्टडी की। फिर ये हायर स्टडी के लिए कहां पे चले गए बेटा, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर चले गए। तो वहां से उन्होंने क्या किया, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। तो हायर स्टडी के लिए ये कहां पे गए बेटा, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर चले गए। वहां से इन्होंने क्या किया बेटा, हायर स्टडी की। फिर वहां से हायर स्टडी करने के बाद इन्होंने क्या किया, थ्योरेटिकल फिजिक्स के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो 1930 के अंदर थ्योरेटिकल फिजिक्स के ऊपर इन्होंने वर्क करना स्टार्ट कर दिया। फिर इन्होंने क्या किया, थ्योरेटिकल फिजिक्स के ऊपर वर्क करते करते उन्होंने एक स्पेशल क्या किया बेटा, रिसर्च की। स्पेशल जो रिसर्च की थी वो किसके ऊपर की थी बेटा, कॉस्मिक रेज के ऊपर और एटॉमिक एनर्जी के ऊपर। याद रख लेना, ये थ्योरेटिकल फिजिक्स के ऊपर स्टडी करते थे। उनके ऊपर स्टडी करते करते हुए उन्होंने स्पेशल रिसर्च की किसके ऊपर बेटा, कॉस्मिक रेज के ऊपर और एटॉमिक एनर्जी के ऊपर, ठीक है। अगर हम बात करें हमारे पास कॉस्मिक रेज क्या है या एटॉमिक एनर्जी क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, फिर 1937 के अंदर, ठीक है, याद रखना 1937 के अंदर डब्ल्यू हिटलर इनके साथ वर्क करके, इनके साथ स्टडी करके इन्होंने कॉस्मिक रेज के बारे में ज्यादा और स्टडी की और कॉस्मिक रेज के बारे में हमें बताया कि एक्चुअल में कॉस्मिक रेज हमारे पास क्या होती हैं। तो कॉस्मिक रेज है क्या, सुनो ध्यान से। बाबा जी कहते थे कि हमारे पास जो कॉस्मिक रेज हैं वो क्या है, एक ऐसा हमारे पास पार्टिकल है, ठीक है, जो कि बाहर से आता है, आउटर स्पेस से आता है, हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करता है। ये पार्टिकल हमारे एटमॉस्फेयर के पार्टिकल के साथ एंटर करता है। जब एंटर होता है एटमॉस्फेयर के अंदर तो एटमॉस्फेयर में जितने पार्टिकल होते हैं उनके साथ ये पार्टिकल आपस में इंटरेक्ट करता है। जब ये पार्टिकल आपस में इंटरेक्ट करता है तो एक नया पार्टिकल बनाता है, किसके जैसा, इलेक्ट्रॉन के जैसा। हमारे पास क्या होता है बेटा, एक नया पार्टिकल बनाता है हमारे पास, ठीक है। और उसका बाद में बाबा जी ने उनका नाम क्या दे दिया बेटा, मेसोन पार्टिकल नाम दे दिया, ठीक है। तो हमारे पास डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा ने उस पार्टिकल का नाम क्या दे दिया बेटा, मेसोन पार्टिकल, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ बेटा, 1942 के अंदर इनको प्रोफेसर बनाया गया एज ए कॉस्मिक रेस। मतलब कॉस्मिक रेस के बारे में इन्होंने डिटेल में हमें बता दिया था। इनको एज ए अपॉइंटमेंट किया गया प्रोफेसर ऑफ कॉस्मिक रेज, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ बेटा, 1945 के अंदर, क्योंकि ये टाटा फैमिली के साथ काफी ज्यादा इनकी अच्छी लीडिंग थी, ठीक है, टाटा फैमिली के साथ अच्छे संबंध थे इनके, जिनके कारण टाटा फैमिली के साथ मिलकर इन्होंने क्या किया, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की एस्टेब्लिश की, ठीक है। 1945 के अंदर टाटा इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च एस्टेब्लिश किया, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, फिर इंडिपेंडेंस के बाद इन्होंने अपना खुद का क्या बनाया बेटा, 1948 के अंदर इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन एस्टेब्लिश किया। याद रख लेना, 1948 के अंदर इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन एस्टेब्लिश किया गया। उनके ये प्रेसिडेंट बने थे। ओके, तो 1948 के अंदर जो इंडियन एटॉमिक रिसर्च एनर्जी कमीशन एस्टेब्लिश किया गया बेटा, उनके ये क्या बने थे बेटा, प्रेसिडेंट बनाए गए। ओके, उसके बाद क्या हुआ बेटा, उसके बाद हम बात करते हैं 1956 की, ठीक है। 1956 के अंदर क्या हुआ हमारे पास, याद रख लेना, 1956 के अंदर 81 नेशन को बुलाया गया, ठीक है, न्यूयॉर्क के अंदर, ठीक है, 81 नेशन को बुलाया गया न्यूयॉर्क के अंदर, और वहां पे कॉस्मिक रेस के बारे में या एटॉमिक एनर्जी के बारे में वो कॉन्फ्रेंस थी, ठीक है। उस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे हमारे पास बेटा, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, ठीक है। तो 81 नेशन को न्यूयॉर्क के अंदर बुलाया गया और उस बैठक के अंदर, उस कॉन्फ्रेंस के अंदर कॉस्मिक रेस के बारे में या एटॉमिक एनर्जी के बारे में कुछ कहना था, ठीक है। तो
उसका जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे बेटा, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं बेटा, इन्होंने काफी सारे न्यूक्लियर रिएक्टर को भी स्टेबलाइज किया, जैसे अप्सरा, साइरस, जेरलिना पावर रिएक्टर स्टेबलाइज किए। ठीक है, तो इनके अंडर काफी सारे पावर रिएक्टर जो हैं, न्यूक्लियर पावर रिएक्टर जो हैं वो स्टेबलाइज किए गए, जिनका नाम क्या था बेटा, अप्सरा, साइरस, जेरलिना पावर रिएक्टर। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इन 1963 फर्स्ट एटॉमिक रिएक्टर स्टेबलाइज किया गया, किसके अंदर, तारापुर के अंदर। याद रख लेना, हमारे पास 1963 के अंदर फर्स्ट जो एटॉमिक न्यूक्लियर रिएक्टर है वो स्टेबलाइज किया गया, कहां पे बेटा, तारापुर के अंदर। ठीक है, अब इन्होंने इतना काम किया किसके ऊपर, न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर या एटॉमिक एनर्जी के ऊपर, इसलिए इनको क्या बोला जाता है बेटा, फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर साइंस। ठीक है, क्योंकि फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर साइंस इनको क्यों बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने डिटेल स्टडी की है न्यूक्लियर साइंस के बारे में, इसलिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर साइंस। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम इनके डाइट की। ठीक है, तो इनका जो डाइट हुआ था वो एक प्लेन क्रैश की वजह से हुआ था। ठीक है, 20 जनवरी 1966 को एक प्लेन के क्रैश होने की वजह से ये क्या हो गए थे बेटा, डाइट हो गए थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ बेटा, 1967 के अंदर एक हमारे पास पहले से स्टेबलाइज किया गया था द न्यूक्लियर पावर स्टेशन, ये पहले से स्टेबलाइज था द न्यूक्लियर पावर स्टेशन, सिर्फ इसका नाम चेंज कर दिया, कब, 1967 के अंदर, और नाम क्या रखा बेटा, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। और इस न्यूक्लियर पावर स्टेशन का नाम बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर क्यों रखा, इसलिए रखा क्योंकि हमारे जो इंडियन कल्चर है या इंडियन है उसको, हमारी इंडियन कंट्री को बाबा साहब ने बहुत सारा ऐसा चीज दिया, ऐसी रिसर्च फील्ड दी जिसके बारे में हमारी दुनिया के अंदर हमारा नाम चमका, जिसकी ऑनर की वजह से, जिसकी रिस्पेक्ट के लिए हमने काफी सारे जो न्यूक्लियर सेंटर थे उनका नाम क्या रख दिया बेटा, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर नाम रख दिया। ठीक है, तो इनके ऑनर में, इनके रिस्पेक्ट में हमने काफी सारे न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम चेंज करके बाबा एटॉमिक न्यूक्लियर सेंटर नाम रखा था। ठीक है, और इनको क्या कहा जाता था बेटा, फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर साइंस। ये थे हमारे पास बेटा बायोग्राफी और अचीवमेंट किसके बारे में, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास बेटा डॉक्टर प्रफुल्ला चंद्र राय। ठीक है, नेक्स्ट जो इंडियन साइंटिस्ट है हमारे पास वो है डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र रॉय। ठीक है, अब जो डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र रॉय हैं उनकी बायोग्राफी और जो अचीवमेंट हैं उसके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि उन्होंने साइंस की फील्ड में कौन सी अचीवमेंट हासिल की। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनका जो जन्म हुआ था, इनका जो बोर्न हुआ था वो कब हुआ था, 2 अगस्त 1861 के अंदर। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास इनका जो बोर्न हुआ था वो कब हुआ था बेटा, 2 अगस्त 1861 के अंदर हुआ था। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि इनका जो हमारे पास बोर्न हुआ था वो कहाँ पे हुआ था। ठीक है, बंगाल के अंदर हुआ था इनका बोर्न। ठीक है, वहां पे हमारे पास एक गांव था जिसका नाम क्या था, कटीपुरा। ठीक है, कटीपुरा विलेज था, उसके अंदर इनका क्या हुआ था बेटा, बोर्न हुआ था। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इनके फादर का नाम क्या था बेटा, हरीश चंद्र रॉय। ठीक है, याद रख लेना, इनके फादर का नेम क्या था, हरीश चंद्र रॉय। ओके, उसके बाद इन्होंने अपनी जो स्टार्टिंग की जो स्कूल की स्टडी की वो कौन से स्कूल से की बेटा, अल्बर्ट स्कूल से की इन्होंने स्टार्टिंग स्टडी। और उसके बाद एक और स्कूल था जिससे इन्होंने स्कूलिंग की स्टडी की, उनका नाम था हेयर स्कूल। ठीक है, तो आजकल के टाइम में ये स्कूल अभी भी हैं, अल्बर्ट स्कूल और हेयर स्कूल। ठीक है, कोलकाता के अंदर, वहां से इन्होंने क्या किया बेटा, स्टडी की। ठीक है, तो प्राइमरी जो स्कूलिंग की स्टडी की थी, ठीक है, या सेकेंडरी की जो स्कूलिंग की स्टडी की थी वो अल्बर्ट और हेयर स्कूल से की थी। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या दिया बेटा, एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया 1879 के अंदर। ठीक है, 1879 के अंदर इन्होंने क्या किया बेटा, एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया। ठीक है, उसके बाद उसके अंदर ये पास हो गए और इनको एडमिशन कहाँ पे मिल गया बेटा, मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट के अंदर इनको क्या मिल गया बेटा, एडमिशन मिल गया। ओके, तो याद रख लेना 1879 के अंदर इन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिया था जिनके अंदर ये क्वालिफाई हो गए थे, और क्वालिफाई होने के बाद इनको मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट में
एडमिशन मिल गया। ठीक है, अब ये तो इंस्टीट्यूट था। उसके बाद साइंस की स्टडी के लिए ये कहाँ पे जाते थे बेटा? ओके, साइंस की स्टडी भी की है, तो साइंस की स्टडी के लिए एक और कॉलेज था जहां से इन्होंने साइंस की स्टडी की थी, उसका नाम था प्रेसिडेंसी कॉलेज। ओके, साइंस की स्टडी जहां से की है वो नाम क्या है बेटा? प्रेसिडेंसी कॉलेज से इन्होंने साइंस की स्टडी की। उसके बाद अगर बात करें तो इन्होंने एक और एग्जामिनेशन दिया था जिसको बोलते हैं स्कॉलरशिप वाला एग्जामिनेशन। ठीक है, स्कॉलरशिप का एग्जामिनेशन दिया था इन्होंने 1882 के अंदर। ओके, उस एग्जामिनेशन का नाम क्या था? गिलक्रिस्ट प्राइज स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन। ओके, गिलक्रिस्ट प्राइज स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन ये दिया था 1882 के अंदर, और इसमें पास होने के बाद इनको एडमिशन मिल गया था कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर बेटा? एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी के अंदर। ओके, ये फॉरेन की यूनिवर्सिटी है हमारे पास, एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी। वहां पे इस स्कॉलरशिप से जब वो पास हुए, इस एग्जामिनेशन से जब वो पास हुए बेटा, तो इनको एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन मिल गया था। वहां पे इन्होंने काफी सारे जो ऐसे साइंटिस्ट थे उनके साथ इनका काफी ज्यादा क्लोज का रिश्ता था। ठीक है, तो क्लोज रिलेटेडली काफी सारे साइंटिस्ट हैं जिनके नाम आप जानते हो, जैसे जेम्स वॉकर। ठीक है, जेम्स वॉकर काफी अच्छे साइंटिस्ट रहे हैं, FRS अलेक्जेंडर, ठीक है, और स्मिथ। इस तरह के काफी सारे साइंटिस्ट जो थे पहले टीचर हुआ करते थे वहां पे उस यूनिवर्सिटी के अंदर, तो इनके साथ काफी ज्यादा इनका उठना बैठना था, जिसकी वजह से इनका लगाव जो था, इनका जो इंटरेस्ट था वो किसमें हो गया बेटा? केमिस्ट्री के अंदर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे याद रख लेना एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी के अंदर ये पहले टीचर थे। ठीक है, जेम्स वॉकर, FRS अलेक्जेंडर एंड स्मिथ, इनके साथ इनका काफी अच्छा रिश्ता था, जिनकी वजह से ये क्लोज रहते थे उनके साथ। ठीक है, जिनकी वजह से इनका केमिस्ट्री के अंदर काफी ज्यादा झुकाव हो गया। ठीक है, उसके बाद ये उस यूनिवर्सिटी के जो एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी है वहां के प्रेसिडेंट भी इलेक्ट किए गए। ठीक है, तो वहां के प्रेसिडेंट भी इनको चुना गया था उस यूनिवर्सिटी के लिए। उसके बाद ये वापस इंडिया रिटर्न आए। ठीक है, इंडिया जब ये रिटर्न आए तो प्रेसिडेंसी कॉलेज जहां से इन्होंने अपनी स्टडी की थी वहां पे ये असिस्टेंट प्रोफेसर लग गए। ठीक है, सो वहां पे असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी इन्होंने की। लेकिन वहां पे इन्होंने क्या देखा, सुनो ध्यान से, जहां पे ये प्रेसिडेंसी कॉलेज के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर थे तो इनकी क्वालिफिकेशन क्या थी? हाई थी। लेकिन उस कॉलेज के अंदर कुछ ब्रिटिश टीचर भी थे जिनकी क्वालिफिकेशन क्या थी? इनसे बिल्कुल लो थी, लेकिन उनकी सैलरी इनसे ज्यादा थी। ठीक है, तो इनको बहुत क्या हुआ? दर्द हुआ कि मेरी क्वालिफिकेशन इतनी है, मेरे को कम सैलरी मिल रही है, लेकिन जो ब्रिटिश टीचर हैं उनकी क्वालिफिकेशन मेरे से भी कम है लेकिन उनको ज्यादा सैलरी मिल रही है। तो इन्होंने क्या किया, जो ब्रिटिश डायरेक्टर थे एजुकेशन के, उनको इन्होंने कहा कि मेरी क्वालिफिकेशन इन ब्रिटिश लोगों से ज्यादा है तो मेरी सैलरी कम क्यों है? ठीक है, तो उन्होंने कहा कि अगर आप ऐसा कहते हो, ठीक है, ये कॉलेज है, कॉलेज के अंदर ऐसे ही रूल चलेंगे, ओके, इसको आप अपनी तरफ से बदल नहीं सकते। तो उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं? ठीक है, तो उन्होंने कहा कि मेरी सैलरी ज्यादा करो, नहीं तो मैं ये कॉलेज को छोड़ दूंगा। ओके, फिर क्या हुआ बेटा? उनके अंदर बहस इतनी बढ़ गई कि जो ब्रिटिश एजुकेशन डायरेक्टर थे उन्होंने क्या कहा कि अगर तुम्हारे पास इतनी ताकत है, अगर तुम्हारे में इतनी क्वालिफिकेशन है, ठीक है, कि तुम अपना खुद का बिजनेस क्यों नहीं कर लेते? इस बात को उनके दिमाग के ऊपर ऐसा इफेक्ट डाला इस बात ने, उस डायरेक्टर की बात ने, कि इन्होंने अपना खुद का वर्क कर लिया। ठीक है, तो इन्होंने अपना खुद का वर्क किया। ठीक है, प्रोफेसर की नौकरी छोड़ दी, इन्होंने अपना खुद का बिजनेस किया। तो इन्होंने क्या खोला बेटा? एक हमारे पास देखो यहाँ पे 1892 के अंदर, ठीक है, 1892 के अंदर वेंचर नाम से हमारे पास बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज खोली। ठीक है, छोटी सी इंडस्ट्रीज खोली थी इन्होंने। ठीक है, छोटा सा मेडिकल स्टोर खोला था वेंचर के नाम से, वेंचर बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स के नाम से इन्होंने छोटा सा मेडिकल स्टोर खोला था। बाद में इन्होंने इसको इंडस्ट्रीज के रूप में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और जब इन्होंने ये चीज मेडिकल स्टोर जो खोला था वो 18 रुपीज से खोला था। ठीक है, 18 रुपीज से खोला था, और इसके अंदर मेडिकल स्टोर को इन्होंने बाद में कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर बेटा? इंडस्ट्रीज के अंदर। और उस इंडस्ट्रीज के अंदर ये मेडिसिन बनाया करते थे, मेडिसिन प्लस ड्रग्स बनाया करते थे। ठीक है, जो कि हमारे यूज में आए। ठीक है, ड्रग्स वो वाला नहीं, ड्रग्स वो वाला जो कि हमारी
मेडिसिन के अंदर पड़ता है और जो हमारे लिए क्या होता है, हेल्पफुल होता है, ठीक है, किसी न किसी डिसीजेस को खत्म करने के लिए। तो इन्होंने फॉरेन वे का इस्तेमाल किया, क्योंकि फॉरेन से इन्होंने स्टडी की थी, तो फॉरेन वे का इस्तेमाल करते हुए, यूज करते हुए इन्होंने क्या किया, इंडिया के अंदर उसी तरह की मेडिसिन तैयार की, ठीक है, उस तरह के छोटे छोटे ड्रग्स तैयार किए जिनका आगे हमारे पास क्या होता था, मेडिकल लाइन के अंदर यूज होता था, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इन्होंने, जब इनकी जो इंडस्ट्री थी काफी ग्रोथ करेगी, तो इन्होंने ऐसी छोटी छोटी जो इंडस्ट्री थी वो कंट्रीज के अंदर, हमारी जो इंडिया की कंट्री है उसके अंदर खोल दिया। तो इनको इंडस्ट्रीज में काफी सारा ग्रोथ हुआ, जिसकी वजह से इन्होंने इंडिया के अंदर काफी सारी और ज्यादा क्या थी, इंडस्ट्रीज खोल दी मेडिकल लाइन के अंदर, ठीक है। फिर डॉक्टर जो प्रफुल्ल चंद्र राय थे, उनका जो डाइट हुआ था वो कब हुए थे डाइट, 19 जून 1944 के अंदर, जब वो कितने साल के थे बेटा, 83 ईयर के थे, ठीक है। तो डॉक्टर राय का जो डाइट हुआ था वो 19 जून 1944 के अंदर हुआ था बेटा, जब वो कितने साल के थे, 83 ईयर्स के थे। तो इन्होंने अपने इंडियन, जो हमारे पास इंडिया है, इस कंट्री को बहुत सारा ऐसी कंट्रीब्यूट दिया इन दी फील्ड ऑफ साइंस, ठीक है। अगर ये इंडस्ट्रीज वैसी तैयार ना करते तो आज हमारी खुद की इंडस्ट्रीज ऐसी नहीं होती, ठीक है। तो इनकी क्वालिफिकेशन ज्यादा थी। उनको एक बात ऐसी लगी दिमाग के अंदर कि उन्होंने अपना वे चेंज कर लिया, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया, जिसकी वजह से उन्होंने बाद में बहुत सारी इंडस्ट्रीज को खोला। ये था हमारे पास बेटा डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय का बायोग्राफी एंड अचीवमेंट। नेक्स्ट हमारे पास इंडियन साइंटिस्ट है बेटा डॉक्टर पंचनन महेश्वरी, ठीक है। डॉक्टर पंचनन महेश्वरी जो है हमारे पास, उनकी बायोग्राफी और अचीवमेंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ओके। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं इनकी बायोग्राफी और अचीवमेंट्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो डॉक्टर पंचनन महेश्वरी हैं वो एक बॉटनिस्ट थी, ठीक है। सबसे पहले आपने याद रख लेना कि जो डॉक्टर हमारे पास महेश्वरी जी हैं वो क्या थे, एक बॉटनिस्ट थे। इनका जो जन्म हुआ था 19 नवंबर 1901 जयपुर के अंदर हुआ था, ठीक है। इनका जो बोर्न हुआ था वो बेटा कब हुआ था, 9 नवंबर 1904 के अंदर जयपुर के अंदर हुआ था, ठीक है। तो इन्होंने हायर जो स्टडी की वो कहां से की बेटा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, ओके। इन्होंने अपनी जो हायर एजुकेशन की है वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से की है। उसके बाद इन्होंने काफी सारे कॉलेज के अंदर पढ़ाया था। उनमें से एक कॉलेज था जैसे आगरा कॉलेज ऑफ आगरा, ठीक है। आगरा का एक कॉलेज था जिसका नाम क्या था, आगरा कॉलेज ही था, ठीक है। आगरा के अंदर एक कॉलेज था जिसका नाम क्या था, आगरा कॉलेज। उसके अंदर इन्होंने पढ़ाना स्टार्ट किया। उसके बाद इन्होंने काफी सारी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाया, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर भी इन्होंने पढ़ाया, ढाका यूनिवर्सिटी के अंदर भी पढ़ाया और लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर भी इन्होंने पढ़ाया था, ठीक है। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि सबसे पहले जब इन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जो ग्रेजुएशन या कोई भी डिग्री की, उसके बाद काफी सारे यूनिवर्सिटीज के अंदर और काफी सारे कॉलेज के अंदर इन्होंने पढ़ाना स्टार्ट किया था, ठीक है। उसके बाद क्या था, 1948 के अंदर इनको प्रेसिडेंट बनाया गया, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। कौन से डिपार्टमेंट का बेटा, बॉटनी डिपार्टमेंट का, ओके। 1948 के अंदर ये प्रेसिडेंट बने, किस डिपार्टमेंट के, बॉटनी डिपार्टमेंट ऑफ न्यू दिल्ली, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या था, हम बात करते हैं प्रेसिडेंट बनने के बाद इन्होंने काफी सारी जो रिसर्च की, और किस रिसर्च पे ज्यादा वर्क किया, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के ऊपर, ओके। तो यहाँ पे याद रख लेना, सबसे ज्यादा जो वर्क किया था डॉक्टर महेश्वरी जी ने वो किसके ऊपर किया था बेटा, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के ऊपर वर्क किया था, ठीक है। प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के ऊपर वर्क करते करते इन्होंने एक कॉम्बिनेशन बनाया एक नई ब्रांच का, ठीक है, एक नई ब्रांच तैयार की जिसका नाम हम बाद में बताएंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं एम्ब्रियोनिक साइंस प्लस प्लांट एक्टिविटी साइंस, इनको आपस में कॉम्बिनेशन करवाया। जो एम्ब्रियोनिक साइंस है, प्लांट की जो एम्ब्रियोलॉजी है, उसको किसके साथ कंबाइन करवाया इन्होंने, प्लांट एक्टिविटी साइंस के साथ कंबाइन करवाया। और इन्होंने फ्लावर के अंदर क्या देखा, ठीक है, फ्लावर के अंदर ज्यादा डिटेल में स्टडी की कि फ्लावर के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होते हैं उनको आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन देके उनकी ग्रोथ करवाई, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या था बेटा कि जो एम्ब्रियोनिक साइंस प्लांट प्लस प्लांट एक्टिविटी साइंस का उन्होंने कॉम्बिनेशन करवाया था। तो उसमें क्या था कि जो फ्लावर होते हैं, फ्लावर के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होते हैं, उनके अंदर आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन भेज के उनको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को उनकी ग्रोथ करवाई,
तो वो था हमारे पास बेटा ये कॉम्बिनेशन, ठीक है। उसके बाद क्या था, इनकी गाइडेंस के अंदर काफी सारे जो स्टूडेंट थे उन्होंने डॉक्टरेट की। तो कितने स्टूडेंट थे का, लगभग 60 स्टूडेंट ने इन्होंने डॉक्टरेट की। काफी सारे जो स्टूडेंट थे वो इंडिया के थे, लेकिन कुछ स्टूडेंट क्या थे, बाहर के भी थे, जैसे यूएसए, अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट जो थे जिन्होंने इनके अंडर, इनके गाइडेंस के अंडर डॉक्टरेट की जो डिग्री हासिल की, वो कौन से थे, ऑस्ट्रेलिया से भी थे, अमेरिका से भी थे और प्लस अर्जेंटीना से भी थे, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, इन्होंने काफी सारे इंटरनेशनल सेमिनार या काफी सारे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर अपने इंडिया को बहुत बार रिप्रेजेंट किया, ठीक है। जो भी इनके इंटरनेशनल सेमिनार होते थे या कॉन्फ्रेंस होते थे, किसके ऊपर, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के ऊपर या किसी भी साइंस के ऊपर, ठीक है। तो उस फील्ड के अंदर इन्होंने इंडिया को बहुत बार रिप्रेजेंट किया, इंडिया को बहुत बार आगे लेके आए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, इसलिए इनको क्या, उसके बाद इनको फेलो बनाया गया कुछ सोसाइटी का लंदन के अंदर। तो यहाँ पे देखो बेटा, फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन फॉर रिसर्च, ठीक है। इनको फेलो बनाया गया किसका बेटा, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, किसके लिए, रिसर्च के लिए। और इन्होंने काफी सारे कल्चर एस्टेब्लिश किए, जैसे टिश्यू कल्चर को एस्टेब्लिश किया, टेस्ट ट्यूब कल्चर को एस्टेब्लिश किया, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, इनका जो डाइट हुआ था वो 18 मई 1966 के अंदर दिल्ली के अंदर ये इनका डाइट हुआ था, ठीक है। ये अकाल चलाना कर गए थे, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं बेटा 18 मई 1966 के अंदर दिल्ली के अंदर ये डाइट हो गए, ठीक है। तो ये था हमारे पास बेटा बायोग्राफी और अचीवमेंट किसके बारे में, डॉक्टर पंचम महेश्वरी के बारे में। तो मेनली इसके अंदर हमारे पास क्या था कि जो हमारे पास इन्होंने मेनली किसके ऊपर रिसर्च की थी, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के ऊपर प्लस एम्ब्रियोनिक साइंस प्लस प्लांट एक्टिविटी साइंस को इकट्ठा किया था। यही मेन इनका क्या था बेटा, साइंस की फील्ड में इनका एक मेन टॉपिक था जिसके ऊपर काफी ज्यादा इन्होंने रिसर्च की थी। नेक्स्ट जो बायोग्राफी है हमारे पास वो किसकी है बेटा, डॉक्टर सलीम अली की, ठीक है। तो पहले भी हम काफी सारे साइंटिस्ट के बारे में बायोग्राफी पढ़ चुके हैं और उनकी अचीवमेंट के बारे में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। आज भी हम कुछ साइंटिस्ट के बारे में, उनकी बायोग्राफी के बारे में या उनकी अचीवमेंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ओके। तो हमारे पास फर्स्ट जो है डॉक्टर सलीम अली, ठीक है। डॉक्टर सलीम जो अली था, उनका जो जन्म हुआ था बेटा वो कब हुआ था, डॉक्टर सलीम अली जी का बोर्न हुआ था 12 नवंबर 1896 के अंदर, याद रख लेना। सबसे पहले हमारे पास क्या था, डॉक्टर सलीम अली का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 12 नवंबर 1896 के अंदर हुआ था, ठीक है। इनका जो जन्म हुआ था बेटा वो एक सुलेमानी मुस्लिम परिवार में हुआ था, ठीक है। किसके अंदर हुआ था, सुलेमानी मुस्लिम परिवार के अंदर हुआ था। कब हुआ था, 12 नवंबर 1896 के अंदर, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है बेटा, इंडियन ऑर्निथोलॉजिस्ट और नेचुरलिस्ट कहा जाता है, ठीक है। और ऑर्निथोलॉजिस्ट क्या होते हैं बेटा, पक्षीवादी, पक्षी विज्ञान, जो पक्षियों के बारे में डिस्कवरी करते हैं, जो पक्षियों के बारे में खोजते हैं, ठीक है। तो जो पक्षी विज्ञानी होते हैं उनको बोलते हैं बेटा ऑर्निथोलॉजिस्ट। और नेचुरलॉजिस्ट क्या होते हैं, जो प्रकृतिवादी होते हैं, प्रकृति से प्यार करते हैं, उनको बोलते हैं नेचुरलिस्ट। तो ये क्या थे बेटा, एक इंडियन ऑर्निथोलॉजिस्ट और नेचुरलॉजिस्ट थे, ओके। उसके बाद में बात करते हैं, हमारे पास ये प्रकृति से या बर्ड से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, जिनकी वजह से इनको क्या बोला जाता था बेटा, बर्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसलिए इनको क्या बोला जाता था बेटा, बर्ड मैन ऑफ इंडिया, याद रख लेना। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, डॉक्टर सलीम अली को, ओके। कई बार क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है। ये एक फर्स्ट इंडियन है बेटा जिन्होंने एक कंडक्ट करवाया सर्वे, किसके ऊपर, बर्ड के ऊपर, ठीक है। तो बर्ड के ऊपर सर्वे करवाया और बर्ड के ऊपर सर्वे करके उन्होंने अपने जो इंडियन पीपल हैं उनको बताया किसके बारे में, पक्षी विज्ञान के बारे में, कि पक्षियों के हमारे पास पक्षियों की देखभाल हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। पक्षियों के बारे में हमें नॉलेज जो है इंडियन लोगों को, वो किसने दी बेटा, डॉक्टर सलीम अली ने। तो याद रख लेना, सबसे पहले जो फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने बर्ड के ऊपर सर्वे करके हमें ये बताया कि बर्ड की जो देखभाल हम कैसी करनी चाहिए, बर्ड हमारे लिए क्यों जरूरी हैं, इन चीजों के बारे में हमें फर्स्ट बार डॉक्टर सलीम अली ने बताया इंडिया के अंदर, ठीक है। उन्होंने बर्ड के ऊपर
काफी सारी बुक लिखी, ठीक है, याद रख लेना। बर्ड्स के ऊपर उन्होंने काफी सारी किताबें भी लिखी थी, ठीक है। और बाद में मैं अगर कहूँ तो हमारे पास काफी सारी जो बुक लिखी है उनके अंदर बता रखा है कि हमें बर्ड को कैसे संभाल के रखना चाहिए। आने वाले टाइम में ये जो प्रजातियां हैं, ये जो स्पीसीज है, हमें दिखाई नहीं देगी। जैसे क्या होता है रेड डाटा बुक के बारे में आपको पता है, उसके अंदर प्लांट, एनिमल, इन चीजों के बारे में लिखा होता है। ऐसी सेम टाइप में इन्होंने काफी सारी बुक लिखी जिसके अंदर बता रखा था कि हमें बर्ड्स को कैसे रखना चाहिए। ये जो वाली प्रजाति है, ये जो वाली स्पीसीज है, अब क्या हो रही है बेटा, एग्जिस्टेंस हो रही है, या ये एंडेंजर्ड स्पीसीज के क्या है रीजन में है, या ये हमारे पास अलग अलग टाइप की स्पीसीज हैं, ठीक है। तो बर्ड्स की स्पीसीज के बारे में बताया था कि कौन सी विलुप्त होने वाली है या कौन सी अभी खतरे में है, ठीक है। तो इन्होंने बर्ड्स के बारे में पूरा का पूरा डिटेल अपनी बुक्स के अंदर दिया था, ओके। उसके बारे में बात करते हैं। हमारे पास उसके बाद इनको अवार्ड मिला था इंडियन की तरफ से, कौन सा, पद्म विभूषण अवार्ड मिला था, कब, 1976 के अंदर, ठीक है, याद रख लेना। इनको पद्मश्री विभूषण अवार्ड मिला था, उससे सम्मानित किया गया था 1976 के अंदर, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि 1947 के बाद, ठीक है, 1947 के बाद एक हमारे पास बहुत ही फेमस नेचुरल सोसाइटी थी जिनका नाम क्या था, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। ये बॉम्बे के अंदर ही है बेटा, ठीक है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के ये एक प्रमुख चेयरमैन थे, ठीक है, प्रमुख पर्सन थे, ठीक है, जो कि जिन्होंने काफी ज्यादा इस सोसाइटी की मदद की, ठीक है, इस सोसाइटी की हेल्प की और गवर्नमेंट के ऊपर दबाव डाला, ठीक है, कि इस सोसाइटी की मदद करे, ठीक है। तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की जो हेल्प है वो पूरी तरह से किसने की थी बेटा, डॉक्टर सलीम अली ने, ठीक है। गवर्नमेंट से हेल्प मांगी थी, गवर्नमेंट को प्रभावित किया था अपने जो विचारों से। तो गवर्नमेंट ने इस हिस्ट्री सोसाइटी की हेल्प की थी आफ्टर दी 1947, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं जैसे भरतपुर बर्ड सेंचुरी है, सबने सुन रखा है भरतपुर बर्ड सेंचुरी के बारे में, ओके। भरतपुर बर्ड सेंचुरी को बनाने में इनका काफी ज्यादा योगदान रहा है, ठीक है, ठीक है। तो इनका कंस्ट्रक्शन करने पर बर्ड जो हमारे पास भरतपुर बर्ड सेंचुरी है, इनकी कंस्ट्रक्शन के ऊपर इन्होंने काफी जोर दिया। और साथ ही साथ जो एक डैम प्रोजेक्ट था, एक डैम प्रोजेक्ट को इन्होंने बंद करवाया जो कि एक पार्क के लिए खतरा था, ठीक है, याद रख लेना। इन्होंने एक डैम प्रोजेक्ट को बंद करवाया बेटा जो कि एक पार्क के लिए खतरा था। कौन सा पार्क था, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। साइलेंट वैली नेशनल पार्क के लिए एक डैम प्रोजेक्ट खतरा था, तो इन्होंने उस डैम को गवर्नमेंट से अपील की और उस डैम को क्या करवाया, इन्होंने बंद करवाया। सिर्फ किसके लिए बेटा, नेशनल पार्क के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा डॉक्टर सलीम के सोसाइटी के बारे में हम देखेंगे कि उनका जो ऑर्नोलॉजी है या ऑर्निथोलॉजिस्ट है, ठीक है, उनके अंदर इतना ज़्यादा क्या चेंज आया जिसकी वजह से वो पक्षी विज्ञान बन गए, ठीक है। मतलब उन्होंने पक्षियों के बारे में खोजना स्टार्ट कर दिया। ऐसा क्या हुआ उनकी जिंदगी के अंदर, या ठीक है, उसके बारे में वन बाय वन हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक सोसाइटी थी जिनका नाम क्या था बेटा, हमने अभी किया था बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ठीक है, जिनकी हेल्प किसने की थी बेटा, डॉक्टर सलीम अली ने की थी। ये मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, कि डॉक्टर सलीम अली ने इनकी इस सोसाइटी की हेल्प की थी, ठीक है। उसके बाद इसके जो सेक्रेटरी थे, ठीक है, इसके जो सेक्रेटरी थे इस हिस्ट्री सोसाइटी के, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के जो सेक्रेटरी थे वो कौन थे बेटा, WS मिलार्ड, ठीक है, याद रख लेना। इनका नाम क्या था, WS मिलार्ड थे। सेक्रेटरी किसके थे बेटा, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के। अब इनका बहुत ज्यादा क्या था, जो कंट्रीब्यूशन था कि सलीम को एक सही दिशा देना, ठीक है। तो सलीम को सही दिशा किसने दी बेटा, WS मिलार्ड ने, ठीक है। तो WS मिलार्ड ने क्या कहा बेटा, उन्होंने पक्षियों की तरफ उसका झुकाव ज्यादा किया, किसका, डॉक्टर सलीम अली का, ठीक है। अब क्या था, जो WS मिलार्ड थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया बेटा, जो येलो थ्रोट स्पैरो, उसके बारे में किसको बताया, डॉक्टर सलीम अली को, और अपनी सोसाइटी को बताया, ठीक है। येलो थ्रोट स्पैरो क्या होती है, पीले रंग की घोरैया, ठीक है, पीले रंग की चिड़िया, ठीक है, पीले रंग की गर्दन वाली चिड़िया, मतलब उसकी जो गर्दन है वो पीले रंग की थी, ठीक है।
अब ये जो चिड़िया है इसका मैंने क्यों आपको जिक्र किया, इसके पीछे की एक कहानी है, वो कहानी सुनो, ठीक है। कहानी क्या थी कि जब हमारे पास जो डॉक्टर सलीम अली थे वो यंग थे, जब इस सोसाइटी के अंदर वो वर्क कर रहे थे, तब क्या हुआ, उन्होंने एक स्पैरो को, येलो थ्रोटेड स्पैरो को उन्होंने क्या किया था, अपने टॉय एयर गन से क्या कर दिया था, शूट कर दिया था, ठीक है। जब उन्होंने अपनी टॉय एयर गन से शूट कर दिया था तो वो येलो जो स्पैरो थी वो क्या हो गई थी बेटा, मर गई थी, डाइड हो गई थी, ठीक है। उसके बाद जो WS मिलार्ड थे, ठीक है, उन्होंने उस चिड़िया की पहचान कैसे की, येलो थ्रोट स्पैरो से की, मतलब पीले रंग की गर्दन वाली चिड़िया है, ठीक है। तो उन्होंने अपनी सोसाइटी को बताया कि इस तरह की चिड़िया भी होती है, ठीक है। फिर डॉक्टर सलीम अली का काफी ज्यादा झुकाव उन्होंने बर्ड के ऊपर करवाया, किसने, WS मिलार्ड ने, ठीक है। उन्होंने बर्ड के बारे में बताया कि बर्ड हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, फायदेमंद होते हैं, ठीक है, इनकी हमें अच्छे से देखभाल रखनी चाहिए। तो इस तरह का जो इवेंट था, जब इन्होंने टॉय एयर गन से उनको क्या किया था, शूट किया था उस स्पैरो को, तो इस इवेंट्स का उनके दिमाग के ऊपर गहरा असर पड़ा, गहरा इफेक्ट पड़ा, जिसकी वजह से उनको एक टर्निंग पॉइंट मिल गया, क्या बनने के लिए, एक ऑर्निथोलॉजिस्ट बनने के लिए उनको एक टर्निंग पॉइंट मिल गया। और वो टर्निंग पॉइंट किसने दिलाया बेटा, WS मिलार्ड ने। मिलार्ड ने क्या किया बेटा, सुनो ध्यान से, कुछ बुक्स दी बेटा बर्ड्स के बारे में जानने के लिए सलीम अली को कुछ बुक्स दी, और उनमें से एक कॉमन बुक्स थी जिसका नाम क्या था, कॉमन बर्ड्स ऑफ बॉम्बे। ये बहुत अच्छी बुक थी जो सलीम अली को WS मिलार्ड ने प्रोवाइड की, ठीक है। और उन्होंने कहा कि आप पक्षियों के बारे में या बर्ड्स के बारे में और ज्यादा जानो, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ बेटा, अपनी ऑटोबायोग्राफी के अंदर, जो आत्मकथा जिसको बोलते हैं, सलीम अली ने अपनी ऑटोबायोग्राफी के अंदर येलो थ्रोट स्पैरो का जिक्र भी किया है, ठीक है। पीले रंग की जो घरेया थी, पीले रंग की गर्दन वाली जो स्पैरो है, उसका जिक्र अपनी ऑटोबायोग्राफी में भी किया है कि इस घटना ने मेरे को ऐसे झंझोड़ के रख दिया, इस घटना का जो इफेक्ट था वो उसके माइंड के ऊपर ऐसा पड़ा कि उन्होंने पक्षियों से प्यार करने लगे और पक्षियों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना, ठीक है, स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब इसलिए उनका झुकाव हुआ किसके ऊपर बेटा, ऑर्निथोलॉजी के ऊपर। इस घटना से उनका झुकाव किसके ऊपर हुआ बेटा, ऑर्निथोलॉजिस्ट बनने में उनकी हेल्प की, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं, ये तो था हमारे पास क्या, डॉक्टर सलीम अली को एक अच्छा ऑर्निथोलॉजिस्ट बनाने के लिए किसने हेल्प की थी बेटा, WS मिलार्ड ने। अगर वो उसको एक कोई पर्पस ना देते, उनको इस लाइन में ना मोड़ते, तो आज वो इंडियन ऑर्थोनोलॉजिस्ट ना होते, ठीक है। तो इसमें सबसे अच्छा कंट्रीब्यूट किसका है बेटा, WS मिलार्ड का है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि जो सलीम अली हैं, उनकी जो प्राइमरी एजुकेशन है उसके बारे में हमने बात नहीं की अभी तक। तो प्राइमरी एजुकेशन कहाँ से की थी इन्होंने, सेंट जेवियर कॉलेज मुंबई से की थी, ठीक है, याद रख लेना। प्राइमरी एजुकेशन कहाँ से है, सेंट जेवियर कॉलेज मुंबई से है। और इनके पास कोई फॉर्मल डिग्री नहीं थी, क्योंकि इन्होंने डिग्री नहीं की थी। तो फर्स्ट बार इन्होंने जो नौकरी की थी वो कहाँ पे की थी बेटा, प्रिंस वेल्स म्यूजियम में की थी इन्होंने नौकरी। और इतनी इनकी जो सैलरी थी वो कितनी थी बेटा, 350 रुपीज थी पर मंथ की सैलरी, ठीक है। क्योंकि इनके पास कोई फॉर्मल डिग्री नहीं थी, इसलिए उन्होंने म्यूजियम के अंदर काम करना स्टार्ट कर दिया, और एक एज ए गाइड के रूप में। और इनकी सैलरी कितनी थी बेटा, 350 रुपीज, ठीक है। उसके बाद इन्होंने काफी ज्यादा मेहनत की, ठीक है। और इनको मेहनत करते देख काफी ज्यादा इन्होंने मेहनत की, और मेहनत करते करते इन्होंने काफी ज्यादा डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। और काफी सारी यूनिवर्सिटीज ने, जब ये बर्ड मैन ऑफ इंडिया बन गए थे, तो काफी सारी यूनिवर्सिटीज ने इनको डॉक्टरेट की डिग्री से सम्मानित भी किया। तो कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी थी, जब ये बर्ड मैन ऑफ इंडिया बन गए थे, ठीक है, फेमस हो चुके थे, तो काफी ज्यादा जो यूनिवर्सिटी थी उन्होंने इनको डॉक्टरेट की डिग्री से सम्मानित किया। कौन कौन सी थी, एक तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी थी, इनको 1958 के अंदर डॉक्टरेट की डिग्री से सम्मानित किया गया। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 1973 के अंदर क्या किया, डॉक्टरेट की डिग्री से इनको सम्मानित किया। फिर आंध्रा यूनिवर्सिटी ने भी 1978 के अंदर इनको डॉक्टरेट की डिग्री से क्या किया बेटा, सम्मानित किया। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये डाइड कब हुए थे और उनके पीछे रीजन क्या था। इनको बेटा कैंसर था, प्रोस्टेट कैंसर था लंबे समय तक, ठीक है। तो कैंसर की बीमारी से ये लंबे समय तक जूझ रहे थे, ठीक है। फिर उनका 91 ईयर की एज में
1987 के अंदर इनका क्या हो गया बेटा, डाइड हो गए ये, ठीक है। उसके बाद हमारे जो इंडियन गवर्नमेंट ने, ठीक है, इनकी रिस्पेक्ट में, इनके ऑनर में एक सेंटर तैयार किया। उस सेंटर का नाम क्या है, सुनो ध्यान से। 1990 के अंदर इंडियन गवर्नमेंट ने इनकी रिस्पेक्ट को देखते हुए, ठीक है, इनके ऑनर को देखते हुए, ठीक है, हमारा एक सेंटर खोला जिसका नाम क्या था, सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री। ये हमारे पास सेंटर खोला 1990 के अंदर, ठीक है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या थी बेटा, साइकॉन, ठीक है। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या थी, साइकॉन थी, ठीक है। ये सेंटर खोला किसकी रिस्पेक्ट में बेटा, डॉक्टर सलीम अली की रिस्पेक्ट में। तो ये हमारे पास क्या थी बेटा, बायोग्राफी थी बेटा डॉक्टर सलीम अली की, और उन्होंने कौन कौन सी अचीवमेंट हासिल की उसके बारे में मैंने आपको इसके अंदर बताया। नेक्स्ट हमारे पास बेटा बायोग्राफी है किसके बारे में, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। उनकी बायोग्राफी और अचीवमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले भी आपने बहुत बार पढ़ रखा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, ठीक है। अब फिर हम डिस्कस करेंगे कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम क्या थे, ठीक है, उनकी बायोग्राफी के बारे में और उन्होंने कौन कौन सी अचीवमेंट हासिल की उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास इनका नाम क्या था बेटा, वो जान लो। इनका नाम फुल जो नेम था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का, वो क्या था, डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुल्लाह अब्दीन अब्दुल कलाम, ठीक है। फुल नेम क्या था, डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुल्लाह अब्दीन अब्दुल कलाम, ठीक है। इनका जो बोर्न हुआ था वो बेटा कब हुआ था, 15 अक्टूबर 1931 को, ठीक है। धनुषकोडी, ये हमारे पास क्या है, विलेज का नाम है धनुषकोडी, रामेश्वरम डिस्ट्रिक्ट है, किसके अंदर हुआ था बेटा, तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। तो 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोडी विलेज के अंदर, रामेश्वर डिस्ट्रिक्ट थी तमिलनाडु के अंदर, इनका क्या हुआ था बेटा, जन्म हुआ था, ठीक है। इनके फादर का नाम क्या था बेटा, जैनुल्लाह अब्दीन, ठीक है। इनके फादर का नेम क्या था, जैनुल्लाह अब्दीन था, और इनकी मदर का नाम क्या था बेटा, आशिमा था, ओके। और इन्होंने अपनी जो प्राइमरी एजुकेशन की थी वो कहां से की थी बेटा, रामेश्वर डिस्ट्रिक्ट से की थी, ठीक है। जो इनकी डिस्ट्रिक्ट थी रामेश्वर, वहां से इन्होंने क्या की थी बेटा, अपनी प्राइमरी एजुकेशन की थी। उसके बाद ये कहां पे चले गए थे बेटा, रमन्थापुरम, ठीक है, रमानाथपुरम में चले गए थे, ठीक है। वहां से इन्होंने आगे की जो हायर एजुकेशन है वहां से की। कौन कौन से स्कूल से की, स्वेट्स हायर सीनियर सेकेंडरी स्कूल से अपनी हायर एजुकेशन की, स्कूल की प्लस, ठीक है। वहां पे इन्होंने कौन सी स्टडी की थी बेटा, साइंस एजुकेशन की स्टडी की थी, ठीक है। तो रमन्थापुरम, ठीक है, जो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट था, वहां पे ये हायर एजुकेशन करने के लिए चले गए। वहां पे एक स्वार्स हायर सेकेंडरी स्कूल था, वहां से इन्होंने अपनी साइंस की एजुकेशन कंप्लीट की, ठीक है। उसके बाद ये इंस्पायर्ड हुए, वहां के एक टीचिंग गुरुजी थे, उनसे ये काफी ज्यादा एक्सपायर्ड हुए, ठीक है, इंस्पायर्ड हुए, ठीक है। उनका नाम क्या था बेटा, हयादुरई हुरे सोलेमन, ठीक है, हयादुरई हुरे सोलेमन, ठीक है। वो एक टीचर थे, उनसे काफी ज्यादा ये क्या हुए बेटा, इंस्पायर्ड हुए, ठीक है। उस टीचर ने इनको एक गुरु मंत्र दिया। उस गुरु मंत्र को उस टीचर ने कहा कि अपनी जिंदगी में अगर सक्सेसफुल होना है, अगर अपनी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल होना है, तो इन 3 गुरु मंत्रों को अपने जिंदगी के अंदर याद रखना। कौन कौन से थे, जो टीचिंग ऑफ सुलोमन ने दिए, ठीक है, कि लाइफ कैसे हमारे पास सक्सेसफुल हो सकती है। तो टीचिंग के 3 मेथड कौन से थे, टीचिंग ऑफ सुलोमन कौन से थे, एक तो विल पावर, ठीक है, बिलीफ और एक्सेप्टेशन, ठीक है। 3 चीजों को अपनी जिंदगी के अंदर याद रख लेना, ठीक है, विल पावर को, बिलीफ को और एक्सपेक्टेशन को, ठीक है। इसके कारण आप लाइफ के अंदर क्या हो सकते हो बेटा, सक्सेसफुल हो सकते हो, ठीक है, याद रख लेना, टीचिंग ऑफ सुलेमान। उसके बाद क्या था बेटा, उसके बाद हम बात करते हैं ये हायर स्टडी के लिए, जैसे ग्रेजुएशन या इंजीनियरिंग करनी थी, तो हायर स्टडी के लिए कहाँ पे गए बेटा, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर इन्होंने एडमिशन लिया अपना, ठीक है। कब लिया बेटा, 1954 के अंदर। और यहाँ से इन्होंने क्या किया बेटा, एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, ठीक है, याद रख लेना, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की 1954 के अंदर, ठीक है। उसके बाद ये 1958 के अंदर सीनियर साइंटिस्ट के तौर पे इन्होंने वर्क किया एक प्रोजेक्ट के ऊपर। 1958 के अंदर एक सीनियर साइंटिस्ट के रूप में वर्क किया इन्होंने एक प्रोजेक्ट के अंदर। वो प्रोजेक्ट का नाम क्या था बेटा, होवरक्राफ्ट प्रोजेक्ट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिसर्च, ठीक है। डिफेंस का एक हमारे पास प्रोजेक्ट था जिसका नाम क्या था बेटा,
होवरक्राफ्ट प्रोजेक्ट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च। इस प्रोजेक्ट के ऊपर इन्होंने अच्छे से वर्क किया 1958 के अंदर। इनके इसी वर्क को और इसी डेडिकेशन को देखते हुए डॉक्टर एमजे मैनन इनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहाँ पे ले गए बेटा, इसरो के अंदर ले गए 1962 के अंदर, ठीक है। फिर ये जब ये इसरो के अंदर गए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, तो ये एक इनका क्या था बेटा, गोल्डन चैप्टर स्टार्ट हियर, मतलब गोल्डन लाइफ पीरियड यहाँ से उनका स्टार्ट हुआ। गोल्डन पीरियड जो था लाइफ का यहाँ से स्टार्ट हुआ जब एमजे मैनन इनसे इंप्रेस होकर, इनके काम से इंप्रेस होकर इनको इसरो के अंदर ले गए 1962 के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा, नेक्स्ट क्या है सुनो ध्यान से। कलाम जी ने जब वो इसरो में गए, ठीक है, इसरो के बाद उन्होंने क्या किया बेटा, नासा से, ठीक है, आपको नासा के बारे में पता है, ठीक है, अमेरिका की क्या है बेटा, स्पेस एजेंसी है, ठीक है। तो नासा से इन्होंने क्या किया बेटा, कलाम जी ने टेक्निकल ट्रेनिंग ली, रॉकेट लॉन्चिंग की, ठीक है। रॉकेट को कैसे लॉन्च किया जाता है सक्सेसफुली, उसकी जो ट्रेनिंग थी वो कहाँ से ली थी इन्होंने बेटा, नासा से ली थी, ठीक है। उसके बावजूद, ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया बेटा, फर्स्ट रॉकेट लॉन्च किया सक्सेसफुली, नाइकी अपाची, किसका बेटा, इंडिया का, ओके, स्पेस के अंदर सक्सेसफुली लॉन्च किया। तो फर्स्ट आपने ये देखना है, सबसे पहले इन्होंने ट्रेनिंग ली कहाँ से बेटा, नासा से, किसकी, रॉकेट को लॉन्चिंग करने की ट्रेनिंग ली। फिर उसके बाद इन्होंने फर्स्ट रॉकेट स्पेस के अंदर भेजा, नाइकी अपाची सक्सेसफुली। उसके बाद क्या था बेटा, इनको डायरेक्टर भी बनाया गया एक प्रोजेक्ट का, जिसका प्रोजेक्ट का नाम क्या था, एसएलवी प्रोजेक्ट। एसएलवी प्रोजेक्ट क्या था, मैंने आपको बताया था, स्पेस लॉन्चिंग व्हीकल, ठीक है, या सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल होता है इसका नाम, ओके, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल होता है हमारे पास एसएलवी। इस प्रोजेक्ट का इनको डायरेक्टर बनाया गया और इनकी गाइडेंस में SLV-3 को सक्सेसफुली लॉन्च किया गया, ठीक है। इसके कारण इन्होंने रोहिणी सैटेलाइट को स्पेस के अंदर सक्सेसफुली ऑर्बिट करवाया। तो आपने याद रख लेना है, इंडिया के अंदर इनकी गाइडेंस में, इनकी डायरेक्टरी में SLV-3 को सक्सेसफुली लॉन्च किया गया बेटा, ठीक है। और सक्सेसफुली लॉन्च करवाया किसको, रोहिणी सैटेलाइट को, किसके अंदर, ऑर्बिट के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या था, इनकी डायरेक्टरी में काफी ज्यादा लॉन्चिंग, सक्सेसफुली लॉन्चिंग व्हीकल तैयार किए गए, ठीक है, जो कि स्पेस के अंदर अच्छे से किसी रॉकेट को अच्छे से लॉन्च करने में हम सक्सेसफुल हुए, ठीक है। उसके बाद इन्होंने काफ़ी सारी मिसाइल की डेवलपमेंट की, वो भी याद रख लेना आपने, ठीक है। काफ़ी सारी मिसाइल की डेवलपमेंट की जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी मिसाइल की डेवलपमेंट की थी, जैसे पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश, इस तरह की मिसाइल की इन्होंने क्या की बेटा, डेवलपमेंट की। इसलिए इनको क्या बोला जाता है बेटा, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। याद रख लेना, इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किस लिए बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने काफी सारी मिसाइल की खोज की थी, इसलिए इनको क्या बोला जाता है बेटा, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। उसके बाद ये लीडर रहे थे किस चीज के, न्यूक्लियर टेस्ट पोखरान, ठीक है। पोखरान के अंदर एक न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था, उसके लीडर ये थे, ठीक है। सक्सेसफुली हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था पोखरान के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इनको किस किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है अब तक, वो देख लो आप। कौन कौन से अवार्ड इनको मिले हैं, एक तो मिला है पद्म विभूषण अवार्ड मिला है 1981 के अंदर, फिर पद्म विभूषण अवार्ड मिला है 1990 के अंदर। ये पद्म भूषण अवार्ड है 1981 के अंदर, ये पद्म विभूषण अवार्ड है 1990 के अंदर। भारत रत्न अवार्ड भी मिला है इनको 1997 के अंदर, ठीक है, किसके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा। उसके बाद हम बात करते हैं, ये हमारे इंडियन प्रेसिडेंट भी रहे हैं जिनको बोलते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। कब से कब, 2002 से लेकर 2007 तक, ठीक है। अब इनका जो डाइट हुआ था वो कब हुआ था बेटा, 20 जुलाई 2015 को ये डाइड हो गए थे। कब, एक ये स्पीच दे रहे थे IIM शिलोंग के अंदर, IIM जो हमारा शिलोंग के अंदर है, वहां पे एक स्पीच दे रहे थे, स्पीच को डिलीवर कर रहे थे, तो इनको वहां पे क्या आ गया बेटा, हार्ट अटैक आ गया, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु होगी कब, 27 जुलाई 2015 के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।